नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी के लिए इस बार चुनाव में अपनी सत्ता और अपनी साख दोनों को बचा पाना काफी मुश्किल दिख रहा है। जी हां, सत्ता को बचा पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है बीजेपी के लिए। सत्ता बचती है या नहीं, ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा, लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले ही बीजेपी की साख की धज्जियां उड़ती हुई दिख रही हैं। मोदी ने तो नारा दे दिया है 400 पार का, मगर उस नारे की पोल तब खुल जाती है जब बीजेपी उम्मीदवारों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है। मोदी के गढ़ गुजरात में, जी हां, मोदी के गृह राज्य गुजरात में राजपूत समुदाय की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ रही है और वहीं हरियाणा और पंजाब में किसान विरोधी सोच रखने का खामियाजा भी बीजेपी प्रत्याशियों को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा बीजेपी के नेता कहीं अपनी बदसलूकी के कारण फंस रहे हैं तो कहीं अपने बयान के कारण फंस रहे हैं। आज कर्नाटक में तेजस्वी सूर्या, जी हां, कर्नाटक में तेजस्वी सूर्या का विरोध हुआ और उधर उत्तर प्रदेश में दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ बेरोजगारी पर दिए अपने बयान के कारण घिर गए, फंस गए। और वहीं राजस्थान में तो मुख्यमंत्री की सभा से लोग उठकर जाने लगे तो मुख्यमंत्री साहब ने लोगों को हिंदू होने और महादेव की सौगंध खिलाने की बात उनको कहनी पड़ गई। इसकी जरूरत पड़ गई कि आप अगर हिंदू हैं, आप अगर आपको महादेव की सौगंध है कि आप उठकर मत जाइए, ये कह रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री जब उनकी सभा से लोग उठ के जा रहे थे। तो देश के अलग अलग कोनों से उठ रही विरोध की आवाजों और घटनाओं से पता चल रहा है दोस्तों कि बीजेपी के लिए चुनाव इस बार मुश्किल हो गए हैं। शायद यही वजह है कि अब मोदी को कुछ लोगों को इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ रही है। आज मोदी का एक इंटरव्यू फिर आया है जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर वही सारी बातें की हैं जो तमिल टीवी को दिए गए पिछले दिनों एक इंटरव्यू में उन्होंने की थी। मोदी ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल भी मिल रहा है, मनी का ट्रेल मिल रहा है, किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां से दिया, ये सब आपको पता चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं सब लोग पछताएंगे, ईमानदारी से सोचेंगे तो सब लोग पछताएंगे। वही 2047 के भारत की बात करते हुए मोदी ने कहा है कि 2047 का जो मेरा विजन है वो मोदी की बपौती नहीं है, इसमें 15-20 लाख लोगों के विचारों को समाहित किया गया है। एक प्रकार से इसकी ऑनरशिप देश की है, मैंने उसको डॉक्यूमेंट के रूप में बनाया है। इसके अलावा मोदी ने यह भी कहा कि मेरे निर्णय किसी को डराने या दबाने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे देश के समग्र विकास के लिए हैं। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि देश के समग्र विकास का ठेका क्या केवल मोदी के पास है? अगर उनके विरोधी कुछ कहते हैं तो वो उसे सुनते क्यों नहीं है? इसलिए सवाल यह उठता है कि क्या मोदी की सोच में भी संविधान खत्म करने वाली बात झलक रही है? क्योंकि बीजेपी के कई नेता एक के बाद एक संविधान बदलने के लिए 400 सीटों की बात कह रहे हैं। अनंत हेगड़े की बात आपने सुन ली, ज्योति मिर्धा की बातें आपने सुन ली, कल आपने लल्लू सिंह की बात भी सुन ली थी, और इन तीनों के बाद एक चौथा शख्स भी अब आपके सामने आ चुका है और नाम है अरुण गोविल। जी हां, रामायण सीरियल का अरुण गोविल, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने भी संविधान को बदलने की बात कही है, जिस पर अब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 2 टूक जवाब दे दिया है। राहुल गांधी ने आज केरल में कहा है कि कांग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी, कांग्रेस की सरकार आ रही है और संविधान बदलने की बात कहने वाले लोग जो हैं वो संविधान को नहीं बदल पाएंगे। आइए सबसे पहले राहुल गांधी को सुनते हैं सीधे वायनाड से, केरल से। Some BJP MP saying that they will change the constitution. നിങ്ങൾ ഓരോ സമയത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ബിജെപി എംപി പറയും ഞങ്ങൾ ഈ ഭരണഘടനയെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തുടരെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Let me make it very clear. The Congress party will not let the RSS change the constitution of India. ഞാനിത് വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടി ഇന്ത്യയിലെ ആർഎസ്എസിനെ ഒരിക്കൽ പോലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ മാറ്റാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. It is our duty as the Congress party to protect every single Indian, regardless of which community he's from, which state he's from, which religion he practices, where he lives, how he lives. This is our sacred duty of the Congress party. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരനെയും ഏത് മതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് നോക്കാതെ, ഏത് ജാതിയിൽ വരുന്നു എന്ന് നോക്കാതെ, എവിടെ ജീവിക്കുന്നു
എന്ന് നോക്കാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാതെ ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരനെയും പൗരയെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പാവനമായ കടമയാണെന്ന് ഞാൻ ഉറക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी यहां साफ कह रहे हैं कि हम संविधान बदलने नहीं देंगे। और वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी इस बारे में ट्वीट किया और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि संविधान बदलने की कोशिश बीजेपी ने की तो फिर जनता जवाब देगी। आइए सुनते हैं लालू प्रसाद यादव को। काफी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश, देश की जनता माफ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। तो कह रहे हैं यहां पर लालू प्रसाद यादव कि देश की जनता माफ नहीं करेगी। अगर आपने सोचा ऐसी जरूरत आपने की, यानी कि संविधान बदलने की कोशिश आपने की, तो आंख निकाल लेगी देश की जनता। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को आप बदल नहीं सकते हैं, इतनी हिम्मत आपकी नहीं। ये किसी एरू गैरू बाबा ने नहीं बनाया, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को बनाया है। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का जो बयान है, उस बयान की क्लिपिंग साझा करते हुए इधर अखिलेश यादव ने भी लिखा है, ट्वीट किया है कि जनता ने बीजेपी को हराने का फैसला कर लिया है। आइए जरा देख लेते हैं क्या कुछ ट्वीट में लिख रहे हैं। साफ साफ यहां अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर भाजपा ने भारी भूल की है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ने हर भाजपा प्रत्याशी को हराने का फैसला पहले ही कर लिया है। ये बात कह रहे हैं अखिलेश यादव। दरअसल भाजपा संविधान को पलटकर गरीबों, वंचितों, शोषितों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के हक, अधिकार व आरक्षण मारकर और पूंजीपतियों के हक में नीति योजना बनाकर सारा फायदा मुनाफा अपने खेमे के कुछ गिने चुने खरबपतियों को दे देना चाहती है, जो चुनावी चंदे के नाम पर अपने बेशुमार फायदे का हिस्सा भाजपाइयों को दे देते हैं। सही मायनों में यह जनता से वसूली का तरीका है, क्योंकि कोई भी पूंजीपति अपनी जेब से नहीं देता, वो तो जनता से ही वसूल कर भाजपाइयों के दल और उनका व्यक्तिगत खजाना भरता है। इसीलिए अपने वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बार बहकावे में नहीं आने वाली और भाजपा को हराकर और हटाकर ही दम लेगी। भाजपा हराओ, संविधान बचाओ, ये यहां कह रहे हैं अखिलेश यादव। आइए अब जरा सुन लेते हैं कि अरुण गोविल ने, जी हां अरुण गोविल, उन्होंने संविधान के बारे में कहा क्या है। आप जानते हैं कि अरुण गोविल रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभा चुके हैं ये, और काफी चर्चित वो सीरियल रहा। लेट 80s कह सकते हैं उस दौर में, आज से लगभग 30-40 साल पहले का वो दौर। लेकिन अब अपनी किस्मत, अपना भाग्य आजमा रहे हैं चुनावी समर में, और इसमें मेरठ से ये उम्मीदवार हैं भाजपा के, और इनको भी 400 से ज्यादा सीटें चाहिए, क्योंकि ये भी संविधान बदलना चाहते हैं। सुनिए जरा अरुण गोविल कह क्या रहे हैं। संविधान जब हमारा देश का बना था, उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना, सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है।
तो साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे फील होता है मोदी जी ऐसी ही कोई बात नहीं करते हैं और संविधान में परिवर्तन होना चाहिए। तमाम बातें यहां आप सुन रहे थे। अरुण गोविल कह रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी मेरठ से। आप जानते हैं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन के तमाम दल बीजेपी के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी की सोच और नीयत संविधान विरोधी दिखी है। विपक्ष के सारे दलों को किसी न किसी तरह बीजेपी ने तोड़ने या खत्म करने की कोशिश की। इसीलिए अब सारे दल एक साथ मिलकर बीजेपी को जवाब देने के लिए तैयार हैं और दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार हार रही है। राहुल गांधी ने तो कह ही दिया है कि 120 सीटें तक बीजेपी को मिलेंगी। 180 से राहुल गांधी 120 तक आ गए हैं। वहीं तेजस्वी यादव 100 सीटों पर ही बीजेपी को समेट रहे हैं। आइए जरा तेजस्वी यादव को भी सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि 100 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। सुनिए। ये लोग 400 पार की बात करते हैं। राम मंदिर मस्जिद, जो मोदी मीडिया और आपका ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, धन बल, इलेक्ट्रल बॉन्ड टाइप, समझ लीजिएगा लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो 100 सीट भी इनको नहीं आएगा। यूपी का तो यहां कह रहे हैं साफ साफ कि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर हो तो 100 सीटें भी नहीं आएंगी। अगर मैच फिक्सिंग नहीं हुई, अगर मीडिया और संवैधानिक संस्थाओं की मदद बीजेपी को नहीं मिली, तो फिर बीजेपी के लिए चुनाव फंस ही गए हैं, ऐसा इंडिया के नेताओं का मानना है। दोस्तों, इधर आज मोदी वाकई फंसते हुए दिखाई दिए, क्योंकि धर्म के नाम पर वोट मांगने की उनकी आदत है। और आज दिल्ली हाई कोर्ट के वकील आनंद एस जोंगले ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री को 6 साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग यानी चीफ इलेक्शन कमीशन को निर्देश देने की हाई कोर्ट से मांग की है। उन्हें धार्मिक देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने से रोकने के लिए एक और निर्देश मांगा गया है कि इसको रोका जाए। जोंगले का तर्क है कि प्रधानमंत्री ने न केवल हिंदू और सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि मुसलमानों का पक्ष लेने वाले विरोधी राजनीतिक दलों के खिलाफ भी टिप्पणियां की हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि निष्पक्ष चुनाव के हित में चुनाव आयोग की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख बहुत तेजी से नजदीक आ रही है। विपक्षी दल तो दोस्तों इसकी शिकायत पहले ही चुनाव आयोग से कर चुके हैं। अब यह शिकायत अदालत भी पहुंच गई है, तो देखना होगा कि इस बार क्या कार्रवाई होती है। लेकिन बीजेपी नेताओं के विरोध से लेकर मोदी की शिकायत अदालत तक होना, क्या यह बताता है कि बीजेपी इस बार के चुनाव में फंस गई है? क्या होगा आज बीजेपी का हाल? आज इसी पर चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के अभी ताजा तरीन एक बाइट और सुनाना चाहता हूं। इसलिए सुनाना चाहता हूं क्योंकि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का अभी से थोड़ी देर पहले ANI ने जो इंटरव्यू लिया है, जिसे आज तमाम मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं, देखे जा रहे हैं, और जिसमें नरेंद्र मोदी, जिसका शुरुआती अंश आपके सामने पढ़ के मैं रखा था, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर तमाम मसलों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात कर रहे थे, उसी पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है जरा सुन लेते हैं। देखिए राहुल गांधी की इस बाइट को सुनते हैं। भैया, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात पता क्या है? उसमें ना जरूरी बात है नाम और तारीखें, डेट्स। अगर आप नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये ANI को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आप उनकी आंखों में देखें, मैंने देखा नहीं है, मगर अगर आप उनके ANI के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी।
सर वो ये कह रहे हैं सर वो ये कह रहे हैं कि जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं ना, वो कहेंगे बाद में पछताएंगे इस स्कीम के लिए। नहीं, विरोध की बात नहीं है। देखिए, आप प्रधानमंत्री से कहिए कि वो ये समझा दें कि एक दिन सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होती है, उसी के एकदम बाद उनको पैसा मिलता है और उसी के एकदम बाद सीबीआई इंक्वायरी बंद हो जाती है। पहले ये समझाएं। दूसरी बात, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनी पैसा देती है, उसके एकदम बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। यह भी प्रधानमंत्री समझा दें। देखिए, सच्चाई है कि एक्सटॉर्शन है और नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरा मास्टरमाइंड किया है। थैंक यू। एक सवाल मेरे से। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी को कह रहे हैं ये पूरा एक्सटॉर्शन है और इसके मास्टरमाइंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और इसके इर्द गिर्द यहां अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी सीधा एक बहुत ही कहे तो गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते हुए राहुल गांधी और बहुत ही खुलकर अपनी बात यहां रख रहे हैं। आइए जरा खुलकर इन्हीं बातों को खुलकर आगे आप तक रखने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। आइए इन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं शकील अख्तर जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सुनील शुक्ला जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा पहले डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूं। सुन रहे थे अभी आप, पहले आपने प्रधानमंत्री की कुछ बातों को प्रस्तावना में सुन लिया, उसके बाद उन्हीं बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए अभी राहुल गांधी को सुन लिया। उसके अलावा यहां देश में संविधान बदलने की गाथा जो है वो लिखी जा रही है, उसको भी आपने सुन लिया। एक नहीं बल्कि आज तो चौथा आधिकारिक कैंडिडेट जो है वो भी सामने आ गया, अरुण गोविल नाम, उनको भी आपने सुन लिया, और तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली। क्या कुछ कहेंगे? राजीव जी, जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने आज कही है, खुलकर बातें कही है, उसके बाद भी अगर कोई समझना न चाहे तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री के बारे में राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि एक्सटॉर्शन क्या होता है। मुंबई में जिस तरह से वसूली होती है, हफ्ता वसूली होती है, चौथ वसूली होती है, वो यही तरीका है, एक्सटॉर्शन का ही तरीका है। तो जिस तरीके से सरकारी तंत्र की मदद लेकर और जिस तरह से सीबीआई ईडी की मदद लेकर एक्सटॉर्शन किया जा रहा है या लालच दिए जा रहे हैं, उसके बाद अगर कोई ये कहे कि चुनाव में पूरी ईमानदारी हो रही है और बीजेपी धन कमाने के लिए कोई और गलत काम नहीं कर रही, तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री जी ने जो इंटरव्यू दिया है एक चैनल को, उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि बड़ा ही अम्यूजिंग है। वो क्या कहना है कि वो एक टीवी का एक शो होता है कपिल शर्मा का, उसकी तरह है, लाफ्टर चैलेंज की तरह है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही है और जो वो करते हैं उसमें बड़ा भारी अंतर है। तो वो इंटरव्यू सुनकर लोग मजा ले रहे हैं उसका, और ये भी कह रहे हैं कि जो लोग इस देश में कभी मन की बात सुनते हैं या बिग बॉस देखते हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू भी है, जिसमें मनोरंजन के लिए के बहुत सारे उपकरण हैं, बहुत सारे मामले हैं, मसाले हैं। दरअसल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पीछे सरकार पड़ी है, ईडी और सीबीआई पड़ी हुई है, एक कथित शराब घोटाले मामले में, एक कथित शराब घोटाला है जिसके बारे में पूरा मोदी मीडिया, गोदी मीडिया लिखता है शराब घोटाला जी, क्योंकि अभी तक उस बारे में कोई भी बात साबित नहीं हो पाई। जो प्रिंट के अखबार है, प्रिंट का मीडिया, वो कथित शब्द लगाता है, लेकिन ये इस मीडिया ने कथित शब्द का उपयोग करना बंद कर दिया है। सीधा वो कहते हैं कि शराब घोटाले में केजरीवाल, यानी ये बगैर कोर्ट के फैसले के इन्होंने बता दिया कि मीडिया बता रहा है कि शराब घोटाला हुआ है और केजरीवाल इसमें दोषी है। इस तरह की बातें जो की जाती हैं, उससे लगता है कि मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, और सरकार ने जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया है, केंद्र सरकार ने, वो विपक्ष को बदनाम करने के लिए बनाया। लेकिन अब जो हालात पैदा हो गए, केजरीवाल की गिरफ्तारी और अन्य कई नेताओं की गिरफ्तारी के कारण जो माहौल बन गया है, उसमें बीजेपी के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तो बीजेपी के प्रति लोगों के मन में गुस्सा है, दूसरी बात इंडिया गठबंधन के दल और ज्यादा मजबूती से सामने आ रहे हैं।
संजय सिंह को जमानत मिलती है और वो लखनऊ जाते हैं और अब कल नागपुर जाने वाले हैं। जाहिर है कि इस सब का असर व्यापक तौर पे पड़ेगा ही, देश की राजनीति पे इसका असर पड़ने वाला है ही, क्योंकि जिस तरीके से सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है और बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उससे लगता है कि बीजेपी को अपनी स्थितियां ठीक नहीं दिख रही। अब लगातार देखिए, छिंदवाड़ा में कमलनाथ के घर पर उनके पीए से पूछताछ करने के लिए पुलिस गई कि बीजेपी के उम्मीदवार ने कोई शिकायत कर दी कि मेरे खिलाफ फर्जी वीडियो बनाया गया है और उसे वायरल किया गया है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ उनके निशाने पर है। दूसरी तरफ गुजरात में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, 26 में से 26 सीटें लाने वाली बीजेपी, वहां एक समुदाय के लोग बहुत नाराज हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात है कि बीजेपी का एक गढ़ है सूरत। उस सूरत में साड़ी कारोबार को लेकर जो टैक्स है, साड़ियों का कारोबार एकदम ठप सा हो गया है और करीब 50,000 मजदूर बेरोजगार हो गए। और ये हुआ है 15 तारीख के बाद, 15 मार्च के बाद। यानी इतनी बुरी हालत हो गई कि मजदूरों को काम का पैसा नहीं मिल रहा है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। जो दूसरे राज्यों से आकर गुजरात में काम कर रहे थे, उन्हें हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ही काम मिल रहा है और पैसा भी वो 45 दिन के बाद मिल रहा है। तो मजदूरों में निराशा है, वे काम नहीं करना चाहते, उनके परिवार शिफ्ट होना चाहते हैं। इन सब चीजों से गुजरात में जो माना जाता था कि गुजरात तो मोदी जी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, अमित शाह भी वहीं से आते हैं, ये धारणा भी लोगों की टूट रही है कि उसका असर हो सकता है। और गुजरात विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से ऐन मौके पे खेल किया गया, वो भी लोगों से छुपा नहीं है। तो राजीव जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में सरकार के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ शिकायतें हो रही है, जांचें करने की कोशिश है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ फिर एक नई शिकायत हुई है। गुजरात में लोग नाराज हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो गुस्सा है और केजरीवाल को लेकर जो तारीख दी गई है, अगली 29 तारीख को कोर्ट ने तारीख दी है और सीबीआई को कहा कि 24-25 के पहले बताएं कि क्या, ईडी को पूछा कि बताएं क्या हो। और याद रखने वाली बात यह है कि अभी दिल्ली में चुनाव जो है वो अगले महीने 25 तारीख को होंगे। तो इसका असर दिल्ली में क्या होगा, इसकी कल्पना करके बीजेपी को लगता है कि अब मुश्किल दिन आ गए हैं। अब बीजेपी ये कल्पना नहीं कर सकती कि गुजरात की तरह ही दिल्ली की 7 सीटों में से 7 ले आए। यानी अंगूर खट्टे हैं। और प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में भी ये लगता है, इसीलिए तो वे कहते हैं, हमेशा धर्म की बात करते हैं, सनातन को खतरे में डाल रहे हैं। इंडिया अलायंस के कई दल हैं जो सनातन को नहीं मानते, जो सनातन के खिलाफ है। अरे भाई, इस देश में जहां शक आए, हूण आए, मुगल आए, पठान आए, अंग्रेज आए और आर्य अनार्य कौन नहीं आया? उस देश में जब सनातन पे खतरा नहीं हुआ, उस देश में जब सनातन खत्म नहीं हुआ, तो इस देश में जहां लोकतंत्र है, बहुमत के आधार पर सरकार बनती है, सनातन पर खतरा कैसे होगा? तो इस तरह की सारी बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, विपक्षियों को दबाने की बात कर रहे हैं, विपक्षियों के भ्रष्ट होने की बात कर रहे हैं। जबकि राहुल गांधी ने जो कहा है उससे साफ कुछ भी नहीं हो सकता कि जिस तरीके से बीजेपी एक्सटॉर्शन मनी जमा कर रही है और जिस तरह से उस एक्सटॉर्शन मनी का उपयोग बीजेपी कर रही है, उससे लोकतंत्र के लिए ज्यादा बड़ा खतरा पैदा हो गया है, बजाय विपक्ष पर छीटाकशी, जो विपक्ष पर छीटाकशी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थोड़ी देर पहले उनका एक इंटरव्यू ANI जो न्यूज एजेंसी है उसने इंटरव्यू लिया, स्मिता प्रकाश ने इंटरव्यू लिया और उसके बाद उस इंटरव्यू को अलग अलग चैनल जो हैं वो उसे दिखा रहे हैं। और उस इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उसमें इस पूरे एक्सटॉर्शन के धंधे का मास्टरमाइंड तक उन्होंने बता दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जरा एक बार फिर से राहुल गांधी के उस बयान को, उस बाइट को सुनते हैं। आज राहुल गांधी आप जानते हैं कि थे वो केरल में, वायनाड में, और वहां उनकी सभाएं थी, रोड शो, और उसके बाद इसी दौरान इन्होंने जो बातें, अपनी प्रतिक्रिया दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया अभी से थोड़ी देर पहले। जरा सुन लेते हैं, फिर शकील अख्तर जी के पास आते हैं। लेकिन पहले राहुल गांधी एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। भैया, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात पता क्या है?
उसमें ना जरूरी बात है नाम और तारीखें, डेट्स। अगर आप नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आप उनकी आंखों में देखें, मैंने देखा नहीं है, मगर अगर आप उनके एएनआई के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी। राहुल जी, सर वो ये कह रहे हैं कि जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं ना, वो कहेंगे बाद में पछताएंगे इस स्कीम के लिए। नहीं, विरोध की बात नहीं है। देखिए, आप प्रधानमंत्री से कहिए कि वो ये समझा दें कि एक दिन सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होती है, उसी के एकदम बाद उनको पैसा मिलता है और उसी के एकदम बाद सीबीआई इंक्वायरी बंद हो जाती है। पहले ये समझाएं। दूसरी बात, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनी पैसा देती है, उसके एकदम बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। यह भी प्रधानमंत्री समझा दे। देखिए, सच्चाई है कि एक्सटॉर्शन है और नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरा मास्टरमाइंड किया है। थैंक यू। एक सवाल मेरे से। लास्ट का 2 सेंटेंस जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट है कि सच्चाई ये है कि ये एक्सटॉर्शन है और नरेंद्र मोदी इसके मास्टरमाइंड है। शकील अख्तर जी, बहुत बड़ा शब्द बोला है राहुल गांधी ने, एक्सटॉर्शन, जबरन धन वसूली, डरा धमका के किसी से पैसा वसूल करने के लिए कहा जाता है। आईपीसी में बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है इसको। और राहुल गांधी ने ये जो आज बात बोली है ये बहुत आगे तक जाने वाली है। राहुल गांधी ने अभी तो खाली इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात करी है, अभी उन्होंने पीएम केयर फंड की बात नहीं की है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे प्रधानमंत्री जी अपनी सफाई देते हैं कि अगर ये नहीं होता तो आपको ट्रेल मालूम नहीं पड़ती। तो वो ट्रेल जो है पीएम केयर फंड की भी जनता जानना चाहती है कि पीएम केयर फंड की ट्रेल कहां से है, किसने पैसा दिया पीएम केयर फंड में, कहां वो खर्च हुआ, नहीं हुआ, देने वालों को क्या फायदा मिला और क्या उनके ऊपर भी इसी तरह से जो मामले थे वो रद्द हुए, वो खत्म हुए या उन्हें भी छूट मिली। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, राहुल गांधी के और दूसरे विपक्षी नेताओं के हमले जो है बहुत तेज होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बचाव के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के अलावा और कोई नहीं है। राजनाथ सिंह को उन्होंने खड़ा किया था तो वो हास्यास्पद हो जाते हैं, वो घोड़ा और क्या क्या बातें करने लगते हैं जी। और कोई नेता ऐसा नहीं है उनके पास जो जवाब दे सके या जवाब दे रहा हो। तो अब ये चुनाव जो है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। आप देखिए कि जो आप संविधान की बात बता रहे थे और अरुण गोविल की बात बता रहे थे, तो संविधान बदलना का सिर्फ एक कारण है, ये बात लोगों तक पहुंचना चाहिए। और हमें लगता है कि विपक्ष के नेता इसको बता रहे हैं अपने अपनी तरीके से, क्योंकि लालू जी ने तो आज बड़े खुल के बता दिया, इसको राहुल ने ही बताया है। संविधान बदलना वो सिर्फ इसलिए चाह रहे हैं कि उसमें से आरक्षण खत्म किया जा सके। दलित को कोई आरक्षण नहीं होगा, इसलिए लालू जी ने बोला कि दलित पिछड़ा ऐसा कर देंगे, बहुत कठोर शब्दों का उपयोग किया उन्होंने, आंखें निकाल देंगे। तो ये जो है आरक्षण इनके लिए एक ऐसी चीज है कि जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कभी भी। और अभी आपने देखा जो अरुण गोविल साहब कह रहे थे, वही अरुण गोविल साहब अपनी उसी मेरठ कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दलित के घर गए थे, बैठे हुए थे, सबने देखा, भोजन की थाली रखी हुई थी, सबने थोड़ा थोड़ा लिया, लेकिन गोविल जी ने हाथ जोड़ के उसको प्रणाम किया और उठ के खड़े हो गए।
दलित का छुआ नहीं खाया। ये जो दलित विरोधी मानसिकता है वो ही संविधान बदलवा रही है। तो इसलिए दलित, पिछड़ा, आदिवासी, इसको लालू जी, राहुल तो कह ही रहे हैं कि मैं गणना कराऊंगा, मालूम कराऊंगा कि कौन कितने हैं। तेजस्वी यही बात कह रहे हैं, अखिलेश यही बात कह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और ये चुनाव जो है ये एक निर्णायक चुनाव है जो ये फैसला करेगा कि संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, ये लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। अभी आप देखिए कि लोगों के अंदर सवाल कितनी तेजी के साथ उठने लगे हैं। लोग अभी सिर्फ ये इंतजार कर रहे थे कि क्या विपक्ष इतना हिम्मत वाला होता है, क्या विपक्ष मोदी को हराने में सक्षम होता है। और जब उसने देखा तो जनता की तरफ से सवाल पे सवाल उठने लगे। कभी कोई सोच सकता था कि राजपूत समुदाय इस तरह पूरे देश में विरोध करेगा? और जब ये विरोध शुरू हुआ तो जो भक्त समुदाय है, जो गोदी मीडिया है, उसने कहना शुरू किया कि अरे ये कहानियां सुना रहे हैं, राजपूत तो कभी हमारे विरोध में हो ही नहीं सकता, राजपूतों के तो हमारे पास ऐसे ऐसे नेता हैं, राजपूत जा ही नहीं सकता। और आज पूरा गोदी मीडिया और पूरा भक्त समुदाय सफाई दे रहा है कि हां थोड़े नाराज हैं, हम उनको बना लेंगे। मतलब उसने मान लिया कि पूरे देश में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं और वहां बीजेपी को वोट नहीं देने की शपथ दिलाई जा रही है, ली जा रही है। ये कोई मामूली बात है? तो ये चीजें इसलिए आई कि जो मोदी जी के पास एक मौका था अपने घोषणा पत्र के जरिए कहने का, उसमें वो 2047 की बात करने लगे। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। 23 साल बाद की 2024 चल रहा है। ये लड़के तो 10 साल में ही ओवर एज हो गए। 2014 में जब मोदी जी जीत के आए थे, इस समय देश के जो युवा है उसकी एवरेज उम्र जो है, औसत आयु जिसे हम कहते हैं 28 साल है। तब भी इसी के आसपास थी कुछ। तो वो आज सबके सब ओवर एज हो गए 10 साल में। 10 साल में किसी को नौकरी नहीं मिली और 47 तक सबके सब सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, वरिष्ठ नागरिक। और वरिष्ठ नागरिक हो जाएंगे तो युवा के बाद जो बीजेपी के घोषणा पत्र में नेक्स्ट चैप्टर है, अगले ही पेज पे, वो वरिष्ठ नागरिकों का ही है, ठीक अगला कदम। और उसमें बताया है कि वरिष्ठ नागरिकों को 70 साल के बाद हम 5 लाख तक के फ्री इलाज की सुविधा देंगे। तो आज का लड़का 70 साल का होने का देखे और फ्री इलाज के बारे में सोचे। 70 साल में कौन इलाज कराता है और कौन फ्री इलाज कराता है? रोटी होगी नहीं, घर होगा नहीं, बाकी व्यवस्थाएं होंगी नहीं, इलाज का वही क्या करेगा? डॉक्टर कहते हैं कि खाली पेट तो दवा भी असर नहीं करती है। तो ये सारी चीजें बहुत गंभीर मोड़ पे आज आ गई हैं और इसीलिए मोदी जी जो हैं वो इस तरह के बहाने बना रहे हैं कि ये तो ट्रेल है और अगर ये नहीं होता तो ऐसा होता। दरअसल विजन देने में पूरी तरह बीजेपी असमर्थ रही है और उसके बरक्स कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक ऐसा विजन दे दिया है कि जिसको मोदी जी या पूरी बीजेपी खंडन कर नहीं पा रही है। जिसका वो बार बार कोशिश कर रहे हैं। उसमें उन्होंने सबसे पहले तो मुस्लिम लीग लाने की कोशिश करी और बहुत अच्छा काम किया। उसके का फायदा यह हुआ कि 46 पेज का जो कांग्रेस का डॉक्यूमेंट था, न्याय पत्र, उसको लोगों ने पेज दर पेज पढ़ डाला, एक एक लाइन पढ़ डाली, सिर्फ इसलिए कि इसमें मुस्लिम लीग शब्द मिल जाए हमें। और सब असफल साबित हुए, किसी को उसमें मुस्लिम लीग शब्द मिला ही नहीं। लेकिन कांग्रेस को फायदा यह हो गया कि उसमें उन्हें नौकरी मिल गई। उन्होंने कहा, अरे ये तो नौकरी की बात कर रहा है राहुल गांधी, क्या 30 लाख फौरन दे दूंगा। फिर उन्होंने देखा कि अरे ये क्या लिखा है कि कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा। अरे वाह। फिर उन्होंने देखा ये क्या लिखा है कि शिक्षकों को जो संविदा के आधार पर नियुक्त करते हैं वो नहीं करेंगे, पक्की नौकरी शिक्षकों की। आगे और क्या लिखा है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक जो काम लिए जाते हैं वो नहीं लेंगे। शिक्षक का काम शिक्षा देना है, वो सिर्फ शिक्षा देगा। भूमिहीनों का भी एक चैप्टर दिखा उन्हें, कह रहे भूमिहीनों को जमीन देंगे। तो राजीव जी, ये जो हुआ, मुस्लिम लीग का नाम लेके उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को हिट कर दिया और उसके जवाब में अपना जो घोषणा पत्र बनाया, आज हम सारे अखबार देख रहे थे कि देखते हैं क्या लिखते हैं। अखबार बेचारे बहुत बुरे फंस गए आज। उनको ले दे के उनको एक ही हेडिंग मिला, 70 साल के बुजुर्गों को 5 लाख तक का
फ्री इलाज। अरे 70 साल के बुजुर्गों का 5 लाख का फ्री इलाज कौन पूछ रहा है? इसके अलावा उन्हें 76 पेज का है उनका बीजेपी का घोषणा पत्र, 76 पेज का। कांग्रेस का 46 है, उसमें इनका 76 है। जरा उसको आप जो बता रहे हैं वही बात, आयुष्मान भारत योजना जो है उसमें अब 70 साल के बुजुर्गों को भी उसमें जोड़ा गया है। ये है उसमें जो आप बता रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ये मील का पत्थर साबित हुआ है और 5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज हैं। अब हो सकता है किसी ने करवाया हो और वो जो लोग करवाए हों वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। मैंने कई लोगों से बात की और इसका लाभ किसी को मिला नहीं है मेरे जानने पहचानने वालों से और जिनसे भी मैंने पूछताछ की है। लेकिन अब इसमें 70 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक के इलाज, मुफ्त इलाज की बात है। लेकिन दूसरी तरफ इसी के काउंटर में जो आप बता रहे हैं चिरंजीवी योजना जो राजस्थान की योजना थी अशोक गहलोत सरकार की, वो काफी हिट थी। वो योजना 25 लाख रुपए तक का उसमें था, बाद में इसको 50 लाख रुपए तक किया गया था। आपको याद होगा चुनाव के समय इसकी घोषणा हुई थी, सरकार नहीं आ पाई अशोक गहलोत की, रिपीट नहीं कर पाई, वरना ये 50 लाख लाते। लेकिन 25 लाख की योजना आने वाली सरकार अगर कांग्रेस की बनती है या इंडिया गठबंधन की बनती है तो वहां ये घोषणा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। शकील जी यही बात जोड़ रहा था, अपनी बात पूरी कीजिए फिर जल्दी से आता हूं। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कार में हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में हैं, उनके पास जल्दी से चलेंगे। फिर सुनील शुक्ला जी के पास तुरंत आना चाहूंगा क्योंकि प्रशांत जी का कनेक्शन हो सकता है जल्दी से कट भी जाए, इसलिए उनके पास जल्दी आऊंगा। लेकिन शकील जी प्रशांत जी के पास जाइए, हमारी बात पूरी हो गई है कि आयुष्मान योजना में भी किसी को लाभ नहीं मिला और इसमें भी किसी को कोई लाभ मिलने की संभावना नहीं है। ये सारी हवाई बातें हैं। जी 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 बिल्कुल। शकील जी दोबारा आता हूं आपके पास जल्दी से। प्रशांत टंडन जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही। जी प्रशांत जी आप किस एरिया में इस वक्त हैं जरा ये भी बता सकते हैं तो बता दीजिए। और दूसरी बात, क्या कुछ आप देख रहे हैं? हम लिख रहे हैं फंस गया है लोकसभा चुनाव, और कैसे यहां बीजेपी फंसी हुई है, कैसे नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं। और आज अभी से थोड़ी देर पहले 1 घंटे 20 मिनट का एक इंटरव्यू आया है नरेंद्र मोदी का, ANI ने लिया है उस इंटरव्यू को, तमाम चैनल उसको प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन उस इंटरव्यू से भी नरेंद्र मोदी फंस गए हैं। और उसी पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के लिए किया है, जिसमें एक्सटॉर्शन मनी की बात की है, एक्सटॉर्शन, और दूसरा मास्टरमाइंड शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने। क्या कुछ कहेंगे इस पे और धरातल पर कहां जा रहा है चुनाव? जी राजीव जी, मैं कुछ देर में रामपुर पहुंचने वाला हूं और रामपुर के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में जाऊंगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या हाल है वो कल के शो में जरूर मैं साझा करूंगा। आज जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है राजीव जी, अभी पहले चरण के वोटिंग को 7 दिन बचे हैं और अंतिम समय में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रल बॉन्ड को दोबारा उसमें बयानबाजी हो रही है, दोबारा वो सब बातें वापस आ गई जो चर्चा पिछले 15-20 दिनों में, 1 महीने में हो रही थी। तो ये बड़ा काम प्रधानमंत्री ने किया कि विपक्ष को एक मौका दे दिया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड पे वो फिर से इसको बड़ा मुद्दा बनाए। दूसरा जो आपने कहा, अरुण गोविल का आपने सुनाया, वक्तव्य सुनाया, देखिए संविधान बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ये इनकी बीजेपी ने टेस्ट बलून शुरू में जरूर छोड़े, ये टेस्ट करने के लिए, ये चलाने के लिए, हवा चलाने के लिए कि 400 सीटें क्यों, लेकिन वो उल्टा पड़ता नजर आ रहा है क्योंकि उसके बीच में उनके जो नेता बयान दे रहे हैं वो संविधान की बात कर रहे हैं। और अभी जैसा शकील जी कह रहे थे उसकी ध्वनि यही जा रही है कि आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। अब वो बहुत साफ हो गया, 3-4 दिन में ये विमर्श बहुत साफ हो गया कि संविधान में बदलाव आरक्षण को हटाने के लिए हो रहा है, इसलिए 400 सीटें चाहिए। तो ये विमर्श बड़ी तेजी से नीचे फैल रहा है। और कल जब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती थी उसमें बहुत ज्यादा इस पे बातें जगह जगह, आप जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती होती है तो छोटे गांव, कस्बे, मोहल्लों, सब जगह वो छोटे जलसे होते, भाषण होते, सब जगह कल
डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के दौरान जो भी कार्यक्रम हुए हैं पूरे भारत में, वो उसका जो मुख्य मुद्दा रहा वो संविधान रहा है। तो आप सोचिए कि जो सोशल मीडिया या चुनावी रैलियों के बाहर जो कल है वो ये हुआ है कि संविधान एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। तो ये दो चीजें अंतिम चरण में दिखाई दे रही है। जो पहले चरण के अंतिम दिनों में संविधान और इलेक्टोरल बॉन्ड जीवित है, बाकी जो मैनिफेस्टो है वो बहुत सी चीजों में खामोश है, उसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल 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 बहुत सारी बातें हैं इसमें। अभी इससे थोड़ी देर पहले जब नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आया है उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, और आप जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने अवैध घोषित कर दिया था, इलीगल घोषित कर दिया था, और उसको अभी भी जस्टिफाई करने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाद में जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड को खराब कह रहे हैं वो पछताएंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में किया है, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। नरेंद्र मोदी जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसमें रोजगार का शब्द का इस्तेमाल सिर्फ 2 बार उन्होंने किया है, और उसके अलावा 1 घंटा 20 मिनट के इंटरव्यू में रोजगार शब्द का इस्तेमाल 2 बार कर रहे हैं, महंगाई शब्द का इस्तेमाल 1 बार भी नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी शब्द का इस्तेमाल 1 बार भी नहीं कर रहे हैं, महिला सुरक्षा शब्द का इस्तेमाल 1 भी बार नहीं कर रहे हैं, किसान शब्द का इस्तेमाल 1 बार भी नहीं कर रहे हैं, मजदूर और श्रमिक शब्द का इस्तेमाल 1 बार भी उन्होंने नहीं किया है, शिक्षा का इस्तेमाल, शिक्षा शब्द का इस्तेमाल छोड़ दीजिए उस बारे में क्या कह रहे हैं, शिक्षा शब्द का इस्तेमाल 1 बार भी नहीं कर रहे हैं, नौकरी की बात उन्होंने 1 बार भी नहीं कही, बुजुर्गों की बात उन्होंने 1 बार भी नहीं कही। ये तमाम शब्द सिर्फ और सिर्फ रोजगार शब्द को 2 बार उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। अब यहां से आते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन यहां से एक जो चुनाव जिसके तहत तक हमारे साथी तीनों साथी अभी तक जा चुके हैं, शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और यहाँ सबसे बड़ी बात अरुण गोविल हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे यहाँ पर लल्लू सिंह हो या अनंत हेगड़े हो, इन तमाम लोगों की बातों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। टेस्ट बलून की बात कर रहे हैं यहाँ प्रशांत टंडन जी, क्या वो टेस्ट बलून जो है अब बहुत आगे निकल चुका है और अब किसी भी हाल में यहाँ संविधान बदलने तक बात आ गई है? और क्या यहां से चुनाव जितना अंदर तक, जितनी गहराई तक, गांव-गांव तक ये तमाम बातें जाएंगी, उतना नुकसान बीजेपी को होगा, ये माना जाए? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। संविधान में संशोधन की बात या संघवाद पे खतरे की बात, यह बाकायदे चुनाव के पहले यह पूरा का पूरा विमर्श में है, क्योंकि सरकार इस तरफ बढ़ती हुई नजर आई। अगर किसी के मन में, अगर विपक्षी दलों के मन में, सरकार से असहमत लोगों के मन में यह धारणा करती मजबूत हुई कि सरकार संविधान बदल सकती है, तो इस धारणा को सरकार ने खत्म करने का प्रयास कब किया? कभी नहीं किया। अगर लोगों के मन में बात आई कि जो संविधान से सुरक्षाएं गरीबों को, कमजोर वर्ग के लोगों को, दलितों को और आदिवासियों को मिला हुआ है, उन सुरक्षाओं को, उन प्राविधानों को कड़ाई के साथ लागू करने का प्रयास कब करती हुई दिखाई पड़ी सरकार? अगर आप सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो आरक्षण अपने आप खत्म। आपने जो यूनिलैटरल एंट्री कराई भारत सरकार में कुछ अधिकारियों की, उसमें आपने आरक्षण लागू नहीं किया। जो आरक्षण के प्राविधान थे उनको आपने गंभीरता पूर्वक किसी भी राज्य में लागू करने की कोशिश, उत्तर प्रदेश में देखिए आप, शिक्षकों की, पुलिसकर्मियों की भर्ती में आरक्षण की अवहेलनाओं को लेकर के लंबा आंदोलन चल रहा है, अभी भी विद्यार्थी आंदोलनरत है। तो सरकार ने यह बात दूर करने की कहां कोशिश की? जब आप नौकरी के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखाएंगे तो स्वाभाविक है कि आपका आरक्षण के प्रति कोई लगाव नहीं है। अगर आप सामाजिक सशक्तिकरण की बात नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप आरक्षण के पक्ष में आप नहीं है। सामाजिक सशक्तिकरण की बात कोई अनदेखी करके आप संविधान के पक्ष में कैसे खड़े हो सकते हैं? क्योंकि संविधान तो हमारा जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको आगे लाने की बात करता है, और वह सामाजिक सशक्तिकरण के बगैर संभव नहीं है। और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जाति जनगणना करानी पड़ेगी। ये जानना पड़ेगा आपको कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े कौन कौन लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है, वह पिछड़ेपन के कारण क्या है। अगर आप ये तथ्य आगे पास नहीं होंगे तो आप इसको दूर कैसे करेंगे? वो तो सरकार ने इस बात का प्रयास कभी नहीं किया।
संघवाद के ऊपर खतरा, अगर संघवाद के ऊपर खतरा है तो संविधान खतरे में। अगर विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री मंत्री आकर के दिल्ली में धरना दें कि जो मेरा राजस्व का हिस्सा है मुझे मिलना चाहिए, और सरकार उस पर ध्यान न दे, यही तो संविधान के ऊपर खतरा है या संविधान के प्रति बदलाव है। अगर आप संघवाद का सम्मान नहीं करते हैं तो संविधान की आप अवहेलना करते हैं। अगर आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तार कर लेते हैं तो और मैंने संविधान में दूसरा खतरा क्या होता है? अगर आप चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराने के सभी को उपक्रम करते हैं, तो संविधान में दूसरा खतरा कहां से? इसके अलावा कोई खतरा होता है क्या? अगर आप राजनीतिक दलों को काम नहीं करने देते हैं, राजनीतिक दलों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं, यही तो संविधान के ऊपर खतरा है। तो क्या सरकार ने इसको रोकने की कोशिश की? सत्तारूढ़ दल ने कभी इसके प्रति प्रतिवाद किया? नहीं किया। निश्चित रूप से संविधान के ऊपर खतरा है और लोगों को दिख रहा है। अगर यह चुनी हुई सरकारें गिर जा रही हैं तो क्या लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है? ये पहले तो सरकार गिरती थी तो बाकायदे संविधान के धारा 356 का उपयोग किया जाता था, लोग चर्चा करते थे कि 356 का उपयोग हुआ है। आज तो किसी संवैधानिक प्रावधान का उपयोग नहीं होता। दल बदल को प्रोत्साहन दीजिए, लोगों को तोड़िए, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कीजिए, उनके बहाने उनको अपने या विधानसभा से इस्तीफा दिलवाइए, अपनी पार्टी में शामिल कराइए, सरकार को गिरा दीजिए। और कोई एक दो राज्य में ऐसा नहीं हुआ, कई राज्यों में हुआ, कई राज्यों में हुआ। अब जिन राज्यों में आपकी खुद की सरकार है, सत्तारूढ़ दल की सरकार है, वहां भी विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका इस्तीफा दिलवाना, उनको अपनी पार्टी में शामिल करना, उपचुनाव कराना और फिर अपनी पार्टी से टिकट दे देना। क्या यह संविधान की मूल भावना के अनुरूप है? अगर आप संसद के भीतर कानूनों पे बहस नहीं करते, विपक्ष के साथ विमर्श नहीं करते, सेलेक्ट कमेटी में कानूनों को भेज करके व्यापक विमर्श के जो प्राविधान रहे हैं संविधान में उसका आप अनुपालन नहीं करते हैं, तो और क्या संविधान का उल्लंघन होता है? या संविधान बदलाव किसको कहते हैं? आप यही तो स्थितियां हैं। अगर आप चुनाव को भी में सबके समान अवसर को खींच लेते हैं, समान अवसर देने के लिए आप तैयार नहीं है, अगर आप इस देश की सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी के आर्थिक संसाधनों को सुखा देने का प्रयास करते हैं, अगर विपक्षी दलों के नेताओं को उनकी राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देते हैं, यही तो संविधान का उल्लंघन है, यही तो संविधान में बदलाव की बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको छिपाया भी नहीं। अनंत हेगड़े से होते होते अरुण गोविल होते हैं लल्लू सिंह तक के बात पहुंच गई। इन लोगों ने कहा, साफ साफ कहा कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान में बदलाव लाना है। संविधान में अब केवल गनीमत है कि नहीं बता रहे हैं कि संविधान में बदलाव किस बात के लिए लाना है। अगर प्रधानमंत्री जी धार्मिक कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री के रूप में उपस्थित होते हैं और अन्य धर्मों के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते, तो क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? संविधान का जो धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप है, इसकी अवमानना नहीं है। ये तो सामाजिक बदलाव है। अगर आप धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं, जिसके संविधान में सीधे सीधे मनाही है, यही तो संविधान का बदलाव है। कोई इस पार्टी ने छिपाने की कोशिश नहीं की, इसलिए लोगों के मन में इस बात की आशंका है, इस बात का डर बनता चला जा रहा है। अब बात करेंगे भ्रष्टाचार की, और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनसे आप पैसा वसूल ले लेंगे, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं, और इसके बारे में आपको खेद भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध कर रहे हैं आज बाद में पछताएंगे। आप यही बता दीजिए क्यों पछताएंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध करने वाले लोग क्यों पछताएंगे? उसकी वजह क्या होगी? पछताना तो सत्तारूढ़ दल को पड़ेगा, जो बड़े पैमाने पर इस कानून के माध्यम से पैसा वसूल कर रही थी। उनको पछताना पड़ेगा कि इस कानून के रद्द हो जाने से आपको पैसा कहां से मिलेगा। अब एक नया तरीका आपको सोचना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध करने वाले कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लेने से मना कर दिया कि हमको इस माध्यम से चंदा नहीं चाहिए। फिर पछताने का मौका किसको दे रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं आप? और अगर पछताने की बात है तो ये बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि किसके वजह से लोग पछताएंगे। अगर कोई किसी सत्तारूढ़ दल का संकल्प पत्र या घोषणा पत्र अगर रोजी रोजगार की बात नहीं करता, किसानों की बेहतरी का बात नहीं करता,
कृषि उपज की अच्छी कीमत देने की बात नहीं करता, खाद और बीज और कृषि उपकरणों की सहज और सस्ते दरों पर उपलब्धता की बात नहीं करता, अर्थव्यवस्था और व्यापार की बात नहीं करता, तो किस बात की बात कर रहा है वो? किस गवर्नेंस की बात कर रहा है? और अगर राजनीतिक दल गवर्नेंस की बात नहीं कर रहा है तो क्या वह ये मान लिया जाए कि उसके लिए चुनाव बहुत आसान हो जाएगा? संभव है ये? आप एक तरह का आडंबर खड़ा करके लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते, संभव नहीं है। अगर चुनाव के मौके पर आप जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो आप प्रश्न के पात्र हैं। यह स्थिति इस समय यह नहीं है कि आप उन चीजों, चुनाव चल रहा है और आप दुनिया में भारत के सम्मान की बात करने लगे। देश मजबूत होगा तभी तो दुनिया में आपका सम्मान होगा। और देश मजबूत कैसे होगा? जब इस देश के नागरिकों की बेहतर अर्थव्यवस्था होगी, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, किसानों के हालात सुधरेंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई पर नियंत्रण होगा, गुणवत्तापूर्ण जीवन होगा, तभी तो आपका दुनिया में सम्मान हो सकता है। किसके बगैर हो सकता है? अगर आप इस देश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने का संकल्प आप नहीं लेते तो किस बात का गवर्नेंस किस बात के लिए? अगर आप सार्वजनिक जीवन की जन स्वास्थ्य की सुरक्षा का आश्वासन नहीं देते, उसको सुनिश्चित करने का वायदा नहीं करते, तो किस बात का गवर्नेंस? हर व्यक्ति अपना काम खुद करेगा तो उसके लिए आधारभूत संरचनाएं कहां से आएगी? और सरकार शिक्षा नहीं देगी, स्वास्थ्य नहीं देगी, कृषि की उपज की अच्छी कीमत नहीं देगी, तो किस बात के लिए सरकार है? क्यों सरकार के प्रति लोग अपना समर्थन दें? सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि आप बेहतर गवर्नेंस देंगे, लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगे। अगर आप भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार दूर करने के आपके लिए प्रयासरत दिखाई पड़े। भ्रष्टाचार दूर करने की कोशिश का मतलब यह नहीं होता है कि विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ आप कार्रवाई करें और सत्तारूढ़ दल के भीतर कोई भ्रष्टाचार आपको दिखाई न पड़े, या भ्रष्टाचार के आरोप जिन लोगों के ऊपर आपने लगाए उनको अपनी पार्टी में शामिल कर दीजिए और उनको सत्ता में भागीदार बना लीजिए। यह भ्रष्टाचार दूर करने का तरीका नहीं है। ये पूरी तरह से सत्तारूढ़ दल मुद्दों से भाग रहा है, उन मुद्दों पे बहस करने के लिए तैयार नहीं है जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं। और अगर जनता से जुड़े हुए सवालों की आप अनदेखी करेंगे, मेरा अपना मानना है फिर चुनाव आपके लिए फंसा ही रहेगा। जी बिल्कुल। सत्तारूढ़ दल और फिर विपक्ष दोनों के बीच कैसा तालमेल, इस देश में क्या कुछ चल रहा है? एक तरफ एक्सटॉर्शन मनी की बात हो रही है, अवैध वसूली की बात हो रही है, मास्टरमाइंड की बात हो रही है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो चुनाव की तैयारियों में भाषण दे रहे हैं तो कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं और इस इंटरव्यू में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये चुनाव ओवरऑल फंस चुका है? क्या लोकसभा का चुनाव फंस गया है? जो हम लिख रहे हैं और इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग एरिया की बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे वीडियो और बहुत जगह से लाइव टेलीकास्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। अगर आप हमारे चैनल को दूसरे वीडियोस को देख रहे होंगे तो जरूर देखेंगे। और अभी प्रशांत टंडन जी को आपने देखा कि वो रामपुर पहुंचने वाले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो भी एक हिस्सा है और उस रास्ते से वो जुड़े हुए थे और वहां जो कुछ चल रहा है वो भी बता रहे हैं। बुशरा खानम जी भी पूरी टीम के साथ वहां हैं और अभी इस वक्त सिसौली गांव में है नरेश टिकैत, राकेश टिकैत का जो एरिया है और यहां किसानों का क्या रुख है उस पर भी चर्चा वहां हो रही है। थोड़ी देर बाद सिसौली गांव में ही नरेश टिकैत से मिलने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पहुंचने वाले हैं और अगर वहां कुछ दोनों के बीच बातचीत होती है तो सीधे हम आपको सिसौली गांव भी ले चलेंगे और वहां क्या कुछ चल रहा है वो भी दिखाएंगे, वो भी बताएंगे। और दूसरी तरफ उसी मुजफ्फरनगर में ठाकुरों यानी क्षत्रिय समाज की नाराजगी भी आप तक हम पहुंचाएंगे कि कैसे ठाकुर समाज जो है, क्षत्रिय समाज जो है वो नाराज है और कैसे वो कह रहा है अब की बार हम कमल के फूल का बटन नहीं दबाएंगे। ये सब कुछ आखिर ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है? इतनी नाराजगी भाजपा के खिलाफ क्यों है और इसको दूर करने के लिए भाजपा क्या कुछ कर रही है? इधर दूसरी तरफ राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन, आप तमाम नेताओं को देखिए, अखिलेश यादव हैं या उधर तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव, सब जो बातें रख रहे हैं उसमें बहुत हद तक दम है, यह दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या चुनाव फंस गया है? बार बार यह सवाल सामने आता है।
बीजेपी के लिए फंस गया है। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने गौर नहीं फरमाया हो तो दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आज ही दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की तरफ से लगाई गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार भारत का जो चुनाव की जो आचार संहिता आदर्श आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका उल्लंघन किया है। उनको 6 साल के लिए चुनाव से निष्कासित किया जाए, यह याचिका भी वहां लगाई गई है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। तो ये तमाम चीजें क्या कहती हैं, किस दिशा में जा रहा है ये चुनाव? डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। राजू जी, अगर हम यहां से बात शुरू करें कि जो ANI का जो इंटरव्यू है मोदी जी का, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि थांथी में तमिल जो एक चैनल है उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसके बाद असम ट्रिब्यून को दिया था। उसी बात को शायद ऐसा लगा होगा मोदी जी को कि ये ऐसे प्रदेशों में स्थित चैनल और समाचार पत्र हैं कि ये शायद जो है मेरी बात जो है यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ANI का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमेशा किसके साथ चलता है ये हम सब लोग जानते हैं। फिर भी चलिए, हम उनके किसी भी तरह के उनकी मंशा पर हम ये ना करें, वो अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया। लेकिन उस इंटरव्यू को अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि अब पूरी की पूरी तरह मोदी जी जो हैं वो झूठ पर आधारित हो गए हैं। उनका पूरा का पूरा कैंपेन है, शायद मंच से वो जितना झूठ बोल रहे थे, जितनी तरह से लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, वो उन्हें अपूरा पड़ रहा था। लग रहा था कि ये शायद बात कहीं रह जाएगी, पूरी बात नहीं हो पा रही। तो अब देखिए ANI के जो इंटरव्यू है उसमें 2-3 चीजें हैं बड़ी ही हास्यास्पद हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि हमने किसी भी प्रकार से लोगों को या विपक्षियों को दबाने या हटाने के लिए उनके ऊपर कोई छापे नहीं डाले जा रहे हैं। और उन्होंने एक बात और जोड़ी, उनका कहना था कि राजनीतिक लोग इस पे बहुत कम है, जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं उस पे राजनीतिक लोगों की संख्या बहुत ही कम है। ये बहुत धड़ल्ले से बोल रहे हैं वो। और उन्होंने एक और बात कही कि देखिए, मैं जब भी चुनाव लड़ता हूं तो मैं 100 दिनों का प्लान लेके चलता हूं। फिर उन्होंने बताया कि 2019 में जब मैं गया उस समय मेरे पास 100 दिन का प्लान था, और वो बता रहे हैं कि मैं अभी भी 100 दिन का प्लान लेके आया हूं। तो ये जो 100 दिन का प्लान उन्होंने तैयार किया है, यहाँ पर कहीं भी वो न तो अपनी पार्टी की बात करते हैं न तो सरकार की बात करते हैं, वो कहते हैं मैं मोदी कर रहे हैं। तो हम देखिए, आपको याद होगा हम पिछले कई सालों से इस मतलब जो इस प्रोफेशन में है, हमने बहुत सारे फोटो देखे हैं। आप नेहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक एक तस्वीर देखेंगे वो अक्सर दिखती है कि फाइलों के ढेर में बैठे हुए हैं, फाइलें निपटा रहे हैं। यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री का भी फोटो आप देखिए कि हवाई जहाज में फाइलें निपटा रहे हैं। आप याद कीजिए कि क्या प्रधानमंत्री ऐसे फाइलों के ढेर पर पिछले 10 साल में कभी बैठे देखे गए? वो सिर्फ 2 मौके पे उनके सामने फाइल होती है, वो रहती है जब वो शपथ ग्रहण करते हैं, तब एक बहुत शानदार किस्म के फोल्डर में उनके पास एक शपथ ग्रहण के शायद दस्तखत करते हैं। हालांकि जो पेन है और कागज है इसके बीच मुझे अच्छी खासी दूरी नजर आती है। संभव है कहीं कहीं छूता होगा, दोनों के बीच स्पर्श होता होगा। अंततः कलम और कागज की दोस्ती जो है वो तो जग जाहिर है। लेकिन इसके अलावा हमने उनको कब वो प्लान करते हैं, कब वो लोगों से बात करते हैं, कि कब वो अधिकारी, अगर आप 100 दिन का प्लान कर रहे हैं और अगले 25 साल ही नहीं 2047 तक का अगर आपके पास प्लान तैयार है, तो ये तो कोई महामानव ही कर सकता है, ये कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता। कि अपने दिमाग में ही उन्होंने इतने लंबा प्लान बना लिया है। एक देश के लिए 100 साल का प्लान करना कोई मजाक नहीं होता। मुझे तो लगता है कि अमेरिका भी शायद इतना साइंटिफिक तरीके से नहीं तैयार करता होगा। ओबामा ने जब चुनाव लड़ा था तो उन्होंने कहा था, उनका नारा था कि अमेरिका ऑलवेज फर्स्ट। इस नारे को लेकर उन्होंने किया था, उसके ऊपर पूरे प्लान किए गए थे। तो ये जो इस तरीके से जो बरगलाने की जो कोशिश है वो अपने आप में बड़ी मजेदार है। दूसरी बात, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि चाहे सारी ताकत मोदी जी ने अपने हाथ में रखी हो, लेकिन रायता फैलाने की जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा विकेंद्रित किया हुआ है, सबको दे रखा है ठेका। वो चाहे वहां पर अरुण गोविल की तो बात हो गई, बहुत सारे लोगों की बात हो गई। अब आप मंडी चले जाइए, मंडी में कंगना रनौत बोल रही है लोगों से, वोटरों से, कि मैं पहाड़ की लड़की हूं, आप मुझे वोट दीजिए। अरे भाई साहब, वहां पे जितने लोग लड़ रहे हैं सब पहाड़ के ही बच्चे लड़ रहे हैं, उनके सामने जो खड़ा है वो भी मंडी का है, उसके अलावा सारे हिमाचल प्रदेश के लोग लड़ रहे हैं। तो आखिर तो उन्हें यह बताना पड़ रहा है कि अब तक मैं बाहर थी, आपके पहाड़ों से बाहर रही थी, तो देखिए अब मैं आ गई हूं, तो आप कृपया मुझे वोट दीजिए। बड़ी हास्यास्पद किस्म का सारा मामला हो रहा है। इसका कारण यह है कि कहीं पर भी वैचारिक सुसंगता है ही नहीं, कहीं भी एक बहुत सही तरीके से, तार्किक तरीके से चुनाव प्रचार आपको कहीं दिखा नहीं देगा। अब इसी के बरक्स आप इंडिया गठबंधन की बात कीजिए। इंडिया गठबंधन के लोग लगातार नजदीक आते जा रहे हैं।
और एक वैचारिक लड़ाई में प्रवेश कर चुकी है। ये पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव का प्रचार। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो नागपुर में थे। नागपुर में गडकरी के खिलाफ जो विकास ठाकरे नाम के व्यक्ति लड़ रहे हैं कांग्रेस का उम्मीदवार, उसके लिए थे। और उन्होंने बताया कि हमारी सारी लड़ाई जो है वो मनुवाद के खिलाफ है। ये संघर्ष अब गहराता जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की धरती पर खड़े होकर उन्होंने बात कही। आप याद कीजिए कि कांग्रेस का जो 140 में कम का जो स्थापना दिवस था वो भी उन्होंने नागपुर में किया। इसका मतलब ये है कि आप वैचारिक रूप से इंडिया गठबंधन लगातार सुदृढ़ हो रहा है, लगातार संगठित हो रहा है, और ये जो विचारधारा की लड़ाई जो है वो बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इसलिए जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सब मुद्दों को लेकर लड़ सकती है। वो ईवीएम के सहारे लड़ सकती है, वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के बल पर लड़ सकती है, वो बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो, इनके बल पर लड़ सकती है। लेकिन जहां विचार की बात आएगी, विचार के आधार पर तो जो आप कह रहे हैं कि फंस गया है लोकसभा चुनाव, तो मुझे लगता है कि इसलिए फंस गया है क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को लड़ना पड़ रहा है वैचारिक ग्राउंड पर। उस जमीन पर लड़ना जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए फंस गया है। मैं इस बात से बिल्कुल समर्थन करता हूं राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच जरा उस तस्वीर को ले आइए जो अभी आप दिखा रहे थे हम दोनों के बीच वाले स्क्रीन पे। इस तस्वीर को देखिए, अभी ये लाइव दिखा रहा हूं कोझिकोड, केरल के कोझिकोड बीच पे राहुल गांधी की ये सभा हो रही है, जनसभा हो रही है, और इसमें भीड़ आप देख सकते हैं। और इन तस्वीरों को आप देखकर समझ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। आज केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और केरल में ही राहुल गांधी अपनी सभा भी कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने रोड शो किया था। दीपक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी, मैं इसमें ये जोड़ना चाहता था कि प्रधानमंत्री जी ने केरल में ये कहा कि अगला जो समय रहेगा वो केरल का रहेगा, और सर्वे ये बता रहे हैं कि आपकी एक भी सीट केरल में नहीं आ रही है। तो मतलब ये है कि अगर केरल में आपकी सरकार नहीं रहेगी तो भी क्या आने वाला समय केरल का रहेगा? ये जरा प्रधानमंत्री बता देते तो और बेहतर होता। वहां पे कोई प्रधानमंत्री जी ने आज दोनों जगह, तमिलनाडु में भी थे और केरल में भी थे, उन्होंने एक और दावे किए, बोले बुलेट ट्रेन दक्षिण में भी चलेगा। लेकिन यहाँ सवाल पूछ रहे हैं लोग, कुछ एक लोग पूछ रहे थे कि क्या उत्तर में चल गया बुलेट ट्रेन? ये भी पूछ रहे हैं। दक्षिण में भी चलेगा, कह रहे हैं में भी चलेगा से मतलब ये है कि उत्तर में चल रहा है, लेकिन ये सवाल पूछ रहे हैं। इस बीच आप देखिए ये जो तस्वीर है, सीधी लाइव तस्वीर आपको कोझिकोड केरल से हम दिखा रहे हैं, जहां राहुल गांधी की सभा हो रही है। और इस सभा में जो वहां जनता जनसैलाब जो उमड़ा हुआ है, ये आप सब समझ सकते हैं। और यहाँ राहुल गांधी का भाषण चल रहा है। जल्दी से आना चाहता हूं, थोड़ा सा एक अंश इसका लेके आ जाइए, सीधे कोझिकोड चलें और फिर अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आएंगे और अमलेंदु जी से भी बहुत सारी बातें। और देखिए चुनाव का वक्त है, बहुत तेजी से तस्वीरें बदलती हैं, बहुत तेजी से स्क्रीन्स बदलते हैं और बहुत तेजी से हम लोगों के विचार जो हैं वो भी उन चीज़ों पे, हमारे विचार नहीं बदलते, उन चीज़ों पे अपने विचार देने के लिए हम लोगों को आना पड़ता है तुरंत वहाँ तक आए। लेकिन अगर स्क्रीन पे ले आइए जल्दी से तो बेहतर है। और फिर सीधे अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री का ये, चलिए सीधे पहले चलते हैं वहां कोझिकोड। Sports, music, dance, Kerala is everywhere. എഴുത്തിന്റെ ലോകമെടുത്താൽ, കായിക മേഖല എടുത്തു നോക്കിയാൽ, അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതത്തിന്റെ ലോകമെടുത്താൽ, നൃത്തത്തിന്റെ ലോകമെടുത്താൽ, എവിടെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തെ കാണാൻ കഴിയും, മലയാളിയെ കാണാൻ കഴിയും. And throughout my time in Kerala, I have always felt from everybody, all religions, all communities, love and affection. I know that there is a sharp contest between the ideology of the LDF and the ideology of the UDF. And I, of course, am from the UDF. So I disagree with the people of the LDF. കേരളത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മതങ്ങൾക്കിടയിൽ, മറ്റു പല വിശ്വാസങ്ങൾക്കുമിടയിലുമെല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു നൂല് കൊണ്ട് ഈ കേരളത്തെ കോർത്തിണക്കിയത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ ആശയപരമായി LDFും UDFും തമ്മിൽ ഒരുപാട് അന്തരങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആ ആശയപരമായ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ UDFിനൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. And wherever in Kerala I go, I get affection, respect and love from the people of Kerala.
കേരളത്തിൽ എവിടെ ഞാൻ ചെന്നാലും, കേരളത്തിന്റെ ഏത് മുക്കിലോ മൂലയിലോ കടന്നു ചെന്നാലും तो सुन रहे थे सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे थे कोझिकोड से, और यहाँ राहुल गांधी इंग्लिश में भाषण दे रहे हैं, उसका केरला वहाँ ट्रांसलेट हो रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ से मलयालम में, केरल में मलयाली भाषा चलती है आप जानते हैं, मलयालम में ट्रांसलेट हो रहा है, और वहाँ के लोगों को बताने, जो मलयाली समझते हैं मलयाली में, जो इंग्लिश समझते हैं इंग्लिश में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज थे जो हिंदी में अपना भाषण दे रहे थे, और शायद हिंदी तो देश की भाषा है, सब समझते ही होंगे, दक्षिण के लोग तो बहुत ज़्यादा शायद समझ रहे होंगे, आज की तारीख में तो समझते हैं सब जगह। तो खैर, ये अपनी अपनी अपना अपना अंदाज है भाषा कोई भी हो और लोगों तक पहुंचने का, लेकिन यहाँ एक अलग भाषा, अलग बात, इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू के बाद क्या ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव फंस चुका है। अमलेंदु उपाध्याय जी अनम्यूट कीजिए। चलिए अमलेंदु जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। चलिए दोबारा जुड़िए, तब तक आना चाहता हूँ एक बार फिर से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास में। प्रकाश जी, थोड़ा सा अपनी बातों को, आप उस समय अपनी बात रख रहे थे, थोड़ा सा उन बातों को आगे बढ़ाइए। और बहुत कुछ डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, और इन सब के बीच जो समाज में विद्रोह, भाजपा के खिलाफ जो चीज़ें हम देख रहे हैं, भाजपा के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। कई गांवों में भाजपा के लोगों का प्रवेश जो है वो निषेध कर दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो इधर हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, आश्चर्यजनक ढंग से गुजरात में केंद्रीय मंत्री के खिलाफ वहाँ, और कल शाम को एक तस्वीर हम दिखा रहे थे, और उसको हमने कहा था कि इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उसकी पुष्टि के साथ अगर आज फिर से दिखा दें, क्योंकि रूपाला जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके खिलाफ वहाँ जो राजपूत समाज है उसकी महासभा होती है, और हजारों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठा होती है। कल की वो तस्वीर अगर ले आएं, और इन तस्वीरों के साथ ज़रूर मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या यहाँ से चुनाव जो है वो फंस गया है। ये तस्वीर देखिए, ये कल की तस्वीर है। जब हम शाम को ये तस्वीर दिखा रहे थे तो हमने इसकी पुष्टि नहीं की थी, इसलिए क्योंकि ये सोशल मीडिया पे ये तस्वीर आई थी, लेकिन कल शाम 5 बजे राजकोट की ये तस्वीर है। प्रकाश जी, शाम 5 बजे राजकोट की तस्वीर है, और इसमें तमाम राजपूत महासभा के राजपूत जो नेता हैं वो इकट्ठा हुए, और बीजेपी को वोट नहीं देने की बात यहां कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ यहां सब एकजुट हुए हैं। और ये तस्वीर गुजरात की है, और ये इसमें कोई वो नहीं है कि ये तस्वीर सच्ची है कि झूठी है, क्या है, ये सब बिल्कुल पुष्ट खबर, पुष्ट तस्वीर, और ये तस्वीर जो है वो यहाँ पे है, और हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस बीच ये एक विजुअल आप देख रहे हैं, सीधे संजय सिंह पहुंच चुके हैं। सिसौली गांव की मैं बात कर रहा था, और ये गांव नरेश टिकैत, राकेश टिकैत का गांव है, और यहाँ हमारी टीम भी पहुंची हुई है, पहले से हमारी टीम है, और ये लोग अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये तस्वीर भी देखिए, लगातार अभी पिछले दिनों संजय सिंह को आपने देखा था वहाँ अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिलते हुए, और अभी संजय सिंह मिलने पहुंचे हैं राकेश टिकैत, नरेश टिकैत से मिलने पहुंचे हैं। राकेश टिकैत शायद नहीं दिखाई दे रहे हैं, नरेश टिकैत तो जरूर हैं, और इनसे मुलाकात हो रही है। ये तस्वीर भी सीधी लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। नरेश टिकैत का गांव सिसौली गांव आप जानते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी चर्चित गांव है, और इस गांव से सीधी लाइव तस्वीर हमारी टीम भी यहाँ पे मौजूद है। थोड़ी देर में अगर उनसे बातचीत होती है तो वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे, क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ संजय सिंह और टिकैत, इन सब की तस्वीरें हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन आते हैं सीधा, चलिए डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास, और इनसे समझें। बहुत कुछ आपके सामने है, टिटबिट्स आपके सामने। प्रकाश जी ने अपना पत्र या घोषणा पत्र बताया है, ठीक है, उससे लगता है कि घोषणा पत्र किस तरह से बनाया गया है और देश के विभिन्न मतदाताओं को किस तरह गुमराह करने वाला। कितने एम्स बन गए हैं ये तो सबको पता ही है, कहां पे ईंटें धर गई है, कहां जमीन चुन ली गई है, लेकिन बताया गया कि ये चीजें हो जाएगी। और बीजेपी अब बात करने लगी 2047 की, भाई 2024 की बात नहीं कर रहे हैं।
अभी तक तो लोगों को पता ही नहीं है कि 2014 में जिन गांवों को बीजेपी के सांसदों ने गोद लिया था, वो गांव अभी भी गोद में है कि वो घुटने घुटने चलने लगे हैं या दौड़ने लगे हैं, ये तो पता ही नहीं। और फिर ये सरकार, ये बीजेपी कह रही कि हम बुजुर्गों को इतनी सुविधा देंगे। बुजुर्गों का रेलवे का टिकट में जो छूट मिलती थी वो तो आप चालू कर नहीं पा रहे हैं, और आम आदमी के रेल टिकट पे, कोई भी दूसरे यात्रियों के रेल टिकट पर ये छपा हुआ आता है कि आपके यात्रा का 57% खर्चा रेलवे अपनी ओर से उठा रहा है। क्या भारतीय रेलवे तमाम सांसदों और विधायकों के फ्री के टिकट पर यह बताता है कि आपकी यात्रा का 100% खर्चा देश की जनता उठा रही है? क्या प्रधानमंत्री के 8,500 करोड़ के विमान पे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जिस 8,500 करोड़ के विमान में घूम रहे हैं और इसका जो ईंधन का खर्च हो रहा है और चलाने का खर्च है, वो देश की जनता 100% वहन कर रही है? तो आम आदमी को जिस तरह बेइज्जत करने की बातें ये सरकार करती है, चाहे वो किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे अलग अलग वर्गों के लोग हों, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी वर्ग को छोड़ा नहीं है इस सरकार ने जलील करने। शिक्षकों को शिक्षा कर्मी बना दिया है, और अब कांग्रेस ने जब ये घोषणा की कि हम शिक्षकों की नियुक्तियां करेंगे, जबकि पता कि जब तक देश में लोग रहेंगे, बच्चे रहेंगे, स्कूलें जरूर खुलती रहेंगी, तो क्यों नहीं कर देते? अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार प्राइवेट स्कूल वालों पर रोक लगाती कि आप स्कूल की फीस नहीं बढ़ा सकते, और 10 साल से दिल्ली के स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी है, तो देश के तमाम प्राइवेट स्कूलों की फीस क्यों बढ़ रही है? और जो स्कूल कहते हैं कि हम घाटे में चल रहे हैं, तो क्या वे अपना अकाउंट सरकार के सामने, जनता के सामने पेश करते हैं? क्या उन पर आरटीआई लागू होता है? अगर ये स्कूल घाटे में चल रहे हैं तो इनकी हर साल नई शाखाएं कैसे खुलती? क्योंकि ये जिस वक्त में चुनाव हो रहा है, इन्हीं दिनों स्कूल खुलने का वक्त है, हर पालक परेशान है। जो प्राइवेट सरकारी स्कूलें देश में ऐसी रखी नहीं है कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है, बच्चे आते हैं तो बच्चों के लिए छत नहीं है, लड़के और लड़कियों के लिए अलग से सुविधा गृह नहीं है, ऐसी असुविधा वाले राज्य में। और दूसरी तरफ सरकार सरकारी स्कूलों में, और मध्य प्रदेश की बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग इतना आगे है राजीव जी कि 2027 तक सरकारी अस्पतालों की दवा खरीदने के आदेश हो चुके हैं। यानी अब भले कुपोषण में सबसे ज्यादा बच्चे मध्य प्रदेश में मरते हो, उनकी मौत होती हो, गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की दर बहुत ज्यादा हो, लेकिन सरकार की चिंता यह है कि खरीदारी में कोई कमी ना आए, स्कूल की बिल्डिंग बनने में कोई कमी ना आए, टोल टैक्स वसूलने में कोई कमी ना आए, और भले ही हीरे पर 3% जीएसटी लगता हो, लेकिन स्कूलों की किताब कॉपियों पर 18% टैक्स लगे, ये सरकार की मंशा। यानी सरकार की जो चुनाव घोषणा पत्र, भारत की जनता पार्टी का जो चुनाव घोषणा पत्र है, वो एक तरह से झूठ है, और स्थायी व्यवस्था सरकार कुछ करती नहीं कि स्कूलों की दशा कैसे सुधरेगी, अस्पताल कैसे सुधरेंगे, ये कोई बात नहीं है। सारे की सारी चीजें प्राइवेट स्कूलों के भरोसे, प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे, और ऐसा लगता है कि पीपीपी मॉडल पर ही हमारी सरकार भी चल रही है। जिस तरीके से चुनावी बॉन्ड की खरीदी बिक्री हुई, तो लगता है कि हमारी सरकार भी पीपीपी मॉडल पे ही है। राजीव जी, पीपीपी मॉडल पर हमारी सरकार चल रही है, और ये सरकार आप जानते हैं कि इस वक्त कार्यकारी सरकार है, और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जो भी सरकार बनेगी वो पूर्णकालिक सरकार फिर अगले 5 साल के लिए होगी। शकील अख्तर जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं। अभी हम लोग कोझिकोड की तस्वीर देख रहे थे, राहुल गांधी की, वहां अगर अपनी टीम को कहूंगा फिर से ले आए, राहुल गांधी का वहां भाषण चल रहा है और काफ़ी भीड़ है, और जितने भी सर्वे आ रहे हैं केरल को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं कि इंडिया गठबंधन को वहाँ पूरी की पूरी 20 की 20 सीटें मिल रही हैं, 39 की 39 सीट तमिलनाडु की मिल रही हैं। ये सारे सर्वे बता रहे हैं, हालांकि उत्तर भारत में यही सर्वे कुछ और करते हैं। एक बार ज़रा छोटा सा एक भाषण और सुन लेते हैं, और फिर शकील अख्तर जी इसी पे आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा, और यहाँ से उत्तर भारत को कैसे देखा जाए। लेकिन पहले देखते हैं एक छोटा सा भाषण जो चल रहा है अभी लाइव, सुनते हैं। സിസ്റ്റം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തോട് പറഞ്ഞു,
ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നും. It's interesting that the Prime Minister thinks that the electoral bond scheme was designed to bring transparency to India's political system. But the Supreme Court thinks that the electoral bond scheme is illegal. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കരുതുന്നു ഈ ജനാധിപത്യത്തെ സുതാരവൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകളെന്ന്. तो सुन रहे थे शकील जी, बहुत ही शानदार जगह पे हम लोग गए थे अभी। इलेक्टोरल बॉन्ड, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये सब क्या ये जन जन तक ये बात पहुंच रही है? हमारे साथी बता रहे थे, सुनील शुक्ला जी भी बता रहे थे, प्रशांत टंडन जी जुड़े थे, वो भी बता रहे थे कि कैसे ये तमाम बातें जन जन तक, बिल्कुल गांव तक पहुंच रही हैं। यही असली बात है जो लास्ट में एक वाक्य में आपने दिखा दी कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। राहुल ने यह बात बता दिया फर्क। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरी तरह पारदर्शी है, यह देश के लिए बहुत जरूरी था, चुनावों के लिए जरूरी था, एक ट्रेल आपको इसके जरिए मिलती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है पूरी तरह संवैधानिक था, पूरी तरह गलत था, अपारदर्शी था, सब कुछ छुपा हुआ था, सारे इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द। उसमें अभी अगला फैसला आना बाकी है जिसमें यह कहा जाएगा कि वो सारे पैसे जो हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से जिसको जितने मिले हैं वो सारे के सारे जमा करवा दिए जाए। जब इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक हो गए हैं तो पैसा भी जिसने लिया है वो भी गैर कानूनी हो चुका है, वो पैसा लीगल नहीं है वो, तो उसकी वसूली भी नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के उसमें हो सकती है। देखिए आज जब वायनाड जा रहे थे, ये दो भाषण आपने सुना है राहुल गांधी के, एक वायनाड का एक कोझिकोड का, क्या कॉन्फिडेंस है, कितने आत्मविश्वास से छोटे छोटे वाक्यों के जरिए राहुल लोगों को समझा रहे हैं। तो अब ये सब चीजें सरकार को मालूम पड़ गई हैं कि राहुल किस तरह फॉर्म में आ चुके हैं। इसीलिए आज वायनाड जाते हुए राहुल के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। क्या मिला उसमें ये बताना चाहिए। जब आप इतने बड़े नेता के हेलीकॉप्टर की या गाड़ी की तलाशी लेते हैं तो उसी वक्त उस तलाशी में शामिल चुनाव आयोग के चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी जो हैं उन्हें यह बताना चाहिए कि हमें इसमें कुछ नहीं मिला, वी आर सॉरी। आप क्या देख रहे हैं? आप राहुल की यात्रा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। इससे पहले शेडोल में हमने सबने देखा मध्य प्रदेश में राहुल को शेडोल में रुकना पड़ा, उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका, आज तक कोई स्पष्ट कारण नहीं आया क्यों नहीं उड़ पाया उनका हेलीकॉप्टर। अभी राहुल को इस तरह परेशान जो किया जा रहा है उसकी वजह आज केरल में उनके भाषणों से आपको दिख सकती है। एक छोटी सी बाइट भी आपने दिखाई थी, अपनी गाड़ी में बैठ के राहुल दे रहे थे, उससे भी दिख सकती है कि राहुल किस तरह से, किस आत्मविश्वास से पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। और उन पत्रकारों में एक एएनआई का भी आपने देखा होगा माइक था, वही एएनआई जिसने प्रधानमंत्री का 1 घंटे से अधिक समय का इंटरव्यू लिया है। और इंटरव्यू नहीं, जो पीएम ने कहना चाहा है वो पीएम ने कहा है। कोई ऐसा सवाल नहीं था जो प्रधानमंत्री को लिए असुविधाजनक। तो राहुल गांधी जो है इस वक्त जिस फॉर्म में है उसको देखते हुए उनको रोकने की अभी हमें लगता है कुछ और कोशिशें भी की जाएंगी। ये चुनाव इतनी आसानी से होने वाला अब नहीं है। 19 तारीख को पहले चरण का मतदान है, आज 15 तारीख हो गई है और जो माहौल दिख रहा है वो किसी भी तरह से बीजेपी के पक्ष में नहीं है। हर तरफ विरोध हो रहा है और विरोध के कारण है, विरोध ऐसे ही नहीं हो रहा कि एक हवा बना दी हो किसी ने। विरोध के कारण यह है कि अब बेरोजगारी का सवाल जो है वो सतह पे आ गया है। देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि किसी के पास कोई काम नहीं है। लड़के लड़कियां ओवर एज हो गए हैं, 4 साल बाद उन्हें अग्निवीर से रिटायर किया जा रहा है। तो आज अभी हम देख रहे थे कि गांव में बात हो रही है तो गांव में लड़कों के पिता कह रहे हैं
कि इसको वापस आके भैंस बांधना है, तो आज ही इसको मैं भैंस दिला आया कि अभी से भैंस पाल भाई, तू 4 साल बाद आके भी तेरे को तो यही करना है जी। काय के लिए जा रहा है? तब तक 1 की 2 भैंसें हो जाएंगी तेरे पास। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, बेरोजगारी और ऊपर से महंगाई। एक तो काम नहीं है आपके पास, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आप खाएंगे क्या? कैसे आप अपने रोज के खर्च चलाएंगे? शिक्षा वो सारी प्राइवेट कर दी है आपने। जो अभी कांग्रेस के घोषणा पत्र में कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, इसका गांव गांव में असर हुआ है। लोग कह रहे हैं कि हम इन्हीं सरकारी स्कूलों में बिना फीस दिए पढ़े हैं, और सच बात, सारे लोग पढ़े हैं। और आज हमारे बच्चे जो हैं या बच्चों के जो बच्चे हैं, उन्हें हमें गांवों के छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ रहा है, जहां न शिक्षा अच्छी है, लेकिन फीसें जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह चिकित्सा का हाल है, सरकारी चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी गई है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या हाल है ये सबको मालूम है। लखनऊ में यूपी के जो मिनिस्टर है राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने खुद कहा कि मुझे लूट लिया प्राइवेट अस्पताल ने और मेरी मां को मार डाला जी। और क्या जांच हुई? हम उस दिन से ये सवाल बार बार उठा रहे हैं कि जब एक मंत्री कह रहा है तो उस प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ सरकार ने क्या जांच करी? नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ में सरकारी चिकित्सा की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो उन व्यवस्थाओं के बारे में कोई जांच हुई? कुछ बताया गया? ठीक करने की दिशा में कोई काम हुआ? इन्हीं सरकारी अस्पतालों में बड़े बड़े इलाज हुए हैं, सारे इलाज यही हुआ करते थे और लोग ठीक होके आते थे बिना पैसे के। लेकिन आज की तारीख में ये सारे सवाल बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी शिक्षा, सरकारी चिकित्सा, ये सबसे ऊपर आ गए हैं। और जाहिर है कि जो 76 पेज का घोषणा पत्र निकाला है बीजेपी ने, उसमें इनका कोई जवाब नहीं है। और 1 घंटे 20 मिनट का आज जो इंटरव्यू है एनआई का, उसमें भी इनका कोई जवाब नहीं जी। बिल्कुल। और राहुल गांधी यही सवाल बार बार उठा रहे हैं कि बेरोजगारी के बारे में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं, महंगाई के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो तो बहुत आगे जाएगा मामला, वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन ये चुनाव में दूसरे मुद्दे बन गए हैं कि संविधान को बदलने की बात, आरक्षण खत्म करने की बात, ये सारे सवाल 19 तारीख को पहले चरण का मतदान है, उसमें इसके असर आपको दिखने लगेंगे। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे सवाल और 19 तारीख को जो मतदान है उसमें दिखने लगेंगे। इस बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाने वाले हैं, बिहार के पूर्णिया जाने वाले हैं। आपके सुनील शुक्ला जी आपके पास आऊं उससे पहले एक ट्वीट, अभी का ट्वीट दिखाना चाहता हूं। तेजस्वी यादव का ट्वीट है और आप याद कीजिए कि जब प्रधानमंत्री बिहार गए हैं, तेजस्वी यादव ने उनके स्वागत में एक ट्वीट 1 दिन पहले कर दिया, या तो सुबह या 1 दिन पहले। और आज और ये तीसरा ट्वीट है तेजस्वी यादव का और तीसरा दौरा है ये प्रधानमंत्री का। और इस ट्वीट को पहले देखिए, लिख रहे हैं, कल प्रधानमंत्री पूर्णिया के जिस मैदान में आ रहे हैं उसी मैदान में 10 साल पहले इन्होंने छाती ठोक कर कहा था कि प्रधानमंत्री बनने पर वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन 10 साल बाद भी कुछ नहीं मिला। अब तो प्रधानमंत्री स्पेशल स्टेटस पर बात भी नहीं करते। आशा है कल बिहार में विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र भी नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी किस मुंह से कर रहे हैं साहब। यहां लिखतम में ही नहीं बल्कि बख्तम में भी सबूत है। ये कह रहे हैं यहां लिखतम में ही नहीं बल्कि बख्तम में भी सबूत है। प्यारे साथियों, हमारे पीएम वचन के इतने कच्चे हैं कि खुद के कहे हुए का खुद ही खंडन करते हैं और फिर वचन वाला डायलॉग मार खुद का मंडन भी करते हैं। वाह जी वाह, ये लिख रहे हैं तेजस्वी यादव। और यहां से जरा इसको हटाइए और सीधे आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, ये ट्वीट अभी का है, ताजा तरीन ट्वीट तेजस्वी यादव का। इससे पहले उन्होंने परिवारवाद की बात की थी कि मोदी जी आएंगे, परिवारवाद का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो टिकट दिए हैं बिहार में, और उसमें देखिए कितने सारे परिवार के लोग हैं और जिसको भाजपा ने टिकट दे दिया है। और उसके बाद भ्रष्टाचार की बात उन्होंने की थी और आज ये बात कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस ऑफ बिहार, यानी विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देने की मांग लगातार उठती रही है, उसकी बात।
क्या कुछ कहेंगे और यहां से कैसे, क्योंकि हम अभी बार बार जो चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री के भाषणों को दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ हम संविधान पर बोले गए इनके ही नेताओं और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कैसे उन्हीं के राज्य, प्रधानमंत्री के राज्य में राजकोट में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, जनसैलाब आता है और कहता है कि हमारी भूल कमल का फूल। और वैसा ही जनसैलाब हम लोग इधर देखते हैं उत्तर प्रदेश में, तो हर तरफ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता हुआ दिखा रहा है और बता रहा है कि ये चुनाव फंस चुका है, लोकसभा चुनाव फंस गया है बीजेपी के नाम से। अगर राज्यों में जहां आप दौरे कर रहे हैं उनके लिए अगर आप पिछले 10 सालों में आपने कुछ नहीं किया, तब ऐसा नहीं कि वो मैंने भविष्य की कोई बात नहीं रह गई है। आप याद कीजिए कि पूर्णिया के दौरे के पहले प्रधानमंत्री जी वैशाली में एक रैली कर चुके हैं। उस रैली में क्या उन्होंने परिवारवाद का नाम लिया? उस रैली में उन्होंने भ्रष्टाचार का नाम लिया? बिल्कुल नहीं लिया। अब वो स्थिति नहीं है ना कि अगर आप कहीं कुछ बोलेंगे और लोगों को उसकी जानकारी नहीं होगी। अब तो हर चीज रोज देखी जाती है, देश के कोने कोने में देखी जाती है। बिहार को बिल्कुल तेजस्वी ने सही कहा कि बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग लगातार की जाती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बात को हमेशा कहते रहे हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं। विशेष आर्थिक सहायता जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी, मरकज से नवादा की रैली में किया था उन्होंने, क्या हुआ उसको? 1 रुपया भी आपने अतिरिक्त रूप से दिया? तमिलनाडु के लोगों को आपने क्या दिया? वो लोग अपने यहाँ सूखे के लिए मांग करते रह गए, आपने कोई अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपसे अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग की, वहां जो प्राकृतिक आपदा थी, आपने क्या किया? और बाकी छोड़ दीजिए, आप जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उनको जो केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता पहुंचाई है, उसके तुलना में विपक्ष शासित जो राज्य रहे हैं उनकी स्थिति क्या रही है? ये किस तरह की नाराजगी लोगों के मन में है? तो वहां का नागरिक इस बात को नहीं महसूस करता। और समूह के साथ जो बात में उठ रही है, हालांकि निजी तौर पर मैं राजीव जी नहीं मानता कि जो क्षत्रिय समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाएगा, क्योंकि लेकिन फिर भी लड़ाई है क्यों? और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी चिंता नहीं की। अगर आप उत्तर प्रदेश को ही ध्यान में रखिए, बीके सिंह का टिकट कट गया मेरठ से जी। संगीत सोंग बहुत ही फार ब्रांड नेता रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 2017 का विधानसभा चुनाव जीते थे, कोई जगह उनको नहीं मिली कहीं भी, न तो संगठन में नहीं सरकार में। 2022 का विधानसभा चुनाव वो हार गए, कोई जगह नहीं मिली उनके पुनर्वास के लिए, कोई प्रयास नहीं किया सरकार ने। दारा सिंह चौहान विधानसभा का चुनाव हार गए, दोबारा उपचुनाव हुआ, उसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिर चुनाव हार गए। पार्टी ने उनको विधान परिषद में भेज दिया और मंत्री बना दिया। सुरेश राणा एक बड़े नेता रहे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता हैं। 2022 का चुनाव हार गए, कोई पुनर्वास के लिए उनके प्रयास नहीं किया गया। जिन जगहों पर 8 संसदीय क्षेत्रों में जहां चुनाव हो रहा है, उनमें केवल एक क्षत्रिय बिरादरी का व्यक्ति उम्मीदवार है, सर्वेश सिंह जी, बाकी कहीं नहीं है। आप पूरे प्रदेश में उसका आकलन कर लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ऐसा भी नहीं था कि इस बिरादरी को लेकर के बहुत चिंतित रही हो, क्योंकि उनको ये लगता है, मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वर्ग है वह योगी जी के माध्यम से और राजनाथ सिंह जी के माध्यम से क्षत्रिय बिरादरी उनसे हटने वाला नहीं है जी। उनके मन में जो आक्रोश दिखाई दे रहा है वह क्या मतदान के दौर तक बना रह जाएगा? मुझे लगता है कि मेरे मन में एक तरह का संदेह है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग रहे ही हैं। अगर ये हट जाते हैं, जो अभी तक उनके तमाम सभाओं से दिखाई पड़ रहा है, तो पूरा का पूरा विधानसभा का उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में लोकसभा का चुनाव बदल जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोटर है और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी माहौल बनाता है। अगर यह वर्ग चुनावी माहौल नहीं बनाएगा तो जो प्रतिबद्ध मतदाता नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता।
बड़ी बड़ी संख्या में जो फ्लोटिंग वोट होता था पिछले चुनाव में, जो फ्लोटिंग वोट भारतीय जनता पार्टी को मतदान करता रहा है, इस चुनाव में वोट देता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका वजह इसके सर्वेक्षण में आपको दिखाई पड़ेगा कि अगर बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, किसान प्राथमिकता के विषय है जनता के और वो उनकी पहली पसंद है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहा। अगर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता घटी है और विपक्ष के नेताओं की लोकप्रियता बढ़ी है, तो ये बताता है कि ये कौन से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी नापसंदगी बढ़ी है और विपक्ष के प्रति उनकी पसंदगी बढ़ी है। तो यह पसंदगी के कारण क्या है? गोया कि जो प्रतिबद्ध मतदाता नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। ऐसी स्थिति में अगर एक प्रतिबद्ध वर्ग, जिसको हम लोग क्षत्रिय समाज के लोग कह रहे हैं, जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में आंदोलित है, वो अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ता है तो ये तो चुनाव बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के फंस जाएगा, क्योंकि उनके पक्ष में वोट निकालने वाला, माहौल बनाने वाला कोई वर्ग ही नहीं रह जाता है जी। इन्हीं वर्गों की बदौलत ये पार्टी अपना एक माहौल बना लेती है। लेकिन मेरे मन में उत्तर प्रदेश में, मैं नहीं जानता कि बिहार या राजस्थान में क्या होगा और या गुजरात में क्या होगा, मेरी अपनी सोच है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम योगी जी और राजनाथ सिंह जी की वजह से यह जो क्षत्रिय समाज है वो शायद ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़े। अगर छोड़ता है तो बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश में। जी, बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर छोड़ दिया तो बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होगा, लेकिन नहीं छोड़ता है तो शायद यही कारण है कि अभी तक अपनी नाराजगी जता रहा है ये वर्ग। देखिए, इतने बड़ी संख्या में, चाहे राजकोट में हो, चाहे क्षत्रिय महासभा अभी होने वाली है, 16 तारीख कल ही महासभा होने वाली है, मेरठ के खेड़ा गांव में होने वाली है कल सभा, और इससे पहले एक सभा हो चुकी है। एक बार फिर से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अमलेंदु जी की आवाज, अमलेंदु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, माफी चाहूंगा। आज आपके जो मधुर मुस्कान के साथ मधुर आवाज नहीं सुन पाए हम लोग, लेकिन आपके अंदाजे में आपका कुछ और होता है, इसलिए भी जरूरी है। लेकिन कुछ जोड़ना चाह रहे थे सुनील शुक्ला जी इसमें, और कुछ जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं के आधार पर ही अपने चुनावी अभियान को चलाना चाहती है, और किसी भी पार्टी का प्रतिबद्ध मतदाता चुनाव को जिता नहीं सकता जी, संभव नहीं है। और प्रतिबद्ध मतदाताओं में ही एक बड़ा वर्ग पार्टी को छोड़ देता है, जो संकेत मिल रहे हैं, अभी तक उसने अपनी नाराजगी को छिपाई नहीं है। तो फिर तो आप जिन राज्यों में आपके साथ एक बड़ी उम्मीद भरी राजनीति आप कर रहे हैं, चुनावी माहौल बनाए हुए हैं, वहां से आपको निराशा हाथ लगेगी। अब आप जैसे बिहार में देखिए, बिहार की स्थिति है कि बिहार में जो भूमिहार वर्ग के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अलग दिखाई पड़ रहा है जी। उनके अलग होने का नुकसान कितना हुआ भारतीय जनता पार्टी को? विधान परिषद के चुनाव में सबके सामने है। तो ये ऐसा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हर जिले, राज्य, खासतौर से उत्तरी भारत में एक माहौल बनाता रहा है, वो स्थिति नहीं बनेगी। आप उस माहौल को बनाने में ये फिर पार्टी असफल रहेगी, और विभिन्न विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में बड़ी चुनौती होगी पार्टी के सामने जी। ये बहुत ही आसान नहीं रह जाएगा जी। बिल्कुल। इस बीच जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर सीधे सिसौली गांव से है। वहां पर एक मुलाकात हो चुकी है इन तमाम नेताओं की। संजय सिंह बैठे हुए हैं, हमारी सहयोगी बुशरा खानम जी बैठी हुई हैं, और शायद संजय सिंह से अभी जो भी बातचीत है, बातचीत आप तक पहुंचाना चाहते हैं सीधा। अभी का डीबी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं हम, और पहले चरण का जहां जहां चुनाव हो रहा है, जहां जहां वोटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में, उन तमाम सीटों पर जाकर हम लोगों का मिजाज जान रहे हैं, उनके मुद्दे जान रहे हैं। अभी फिलहाल हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर में सिसौली में हम मौजूद हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी का ये पैतृक गाँव है, और इसी नाम से ये मशहूर भी है। और इस वक्त मेरे साथ संजय सिंह जी मौजूद
मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सांसद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप लोग ये सोच जरूर रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हम यहाँ मौजूद हैं, तो संजय सिंह जी यहाँ पर क्यों हैं, और ये उन्हीं से हम जान लेते हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश आने का और सिसौली आने का मकसद। देखिए, पहली बात तो ये कि इस परिवार से मेरा पुराना रिश्ता है और ऐसा नहीं कि पहली बार आया हूं, पहले भी कई बार यहां पे आ चुका हूं। दूसरा रिश्ता है आंदोलन का रिश्ता। जब मैंने किसानों के काले कानून के खिलाफ संसद में आवाज उठाई और मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया और 6-7 सांसद उसमें और थे जिनको सस्पेंड किया गया, तो उस समय राकेश टिकैत जी ने फोन पे बात की और कहा कि नहीं, आप लोग इस मुद्दे पे हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जब किसानों का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ दिल्ली में, हरियाणा के बॉर्डर पे, यूपी के बॉर्डर पे, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल साहब की सरकार ने पूरा साथ, एक एक कार्यकर्ता ने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। जब मेरी गिरफ्तारी हुई और उसके पहले मनीष जी की गिरफ्तारी हो चुकी थी, मेरी गिरफ्तारी होने के ठीक दूसरे दिन राकेश टिकैत जी घर पे पहुंचे थे। पिताजी से, माताजी से और मेरी पत्नी से, बच्चों से उन्होंने मुलाकात की थी और भरोसा दिया था कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हौसला मिलता है इन चीजों से, हौसला बढ़ता है कि हाँ ठीक है, हम सही रास्ते पे हैं, लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। जिस दिन मैं छूट के आया, मैंने उनसे फोन पे बात करके धन्यवाद दिया और मैंने कहा कि मैं गांव आऊंगा और वहां मिलूंगा। तो मैं आज उस परिवार से जिसका आंदोलनों का इतिहास रहा है और नरेश टिकैत जी से मुलाकात करने के लिए, उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए आया हूं। महात्मा जी को अभी हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, तो ये आने का चुनाव के बीचों बीच आने का कोई और खास मकसद, किसी खास मैसेज के साथ आप यहाँ पर आए? जो मैसेज हमें देना है वो तो मैं डेली दे रहा हूँ, उसमें कहीं हम पीछे नहीं है। अगर आप इस समय के मौजूदा हालात को देखेंगी तो क्या बयान आ रहे हैं लोगों के। अयोध्या के सांसद महोदय कहते हैं, लल्लू सिंह जी, कि भारत का संविधान बदलना है, इसलिए हमें 400 सीट दे दीजिए। ज्योति मिर्धा जी कहती हैं हमें भारत का संविधान बदलना है, 400 सीट दे दीजिए। अनंत हेगड़े इनके एक केंद्रीय मंत्री थे, वो कह रहे हैं हमें संविधान बदलना है। अभी मेरठ के आपके प्रत्याशी अरुण गोविल जी, वो कह रहे हैं संविधान बदलना है, इसलिए 400 सीट दी। ये क्या सोच है आपकी? इसका मतलब कि जो ये तो सीधे प्रत्याशी हैं मोदी जी के, अरुण गोविल जी, ये तो इसमें तो कहीं किसी को संशय नहीं है। तो वो व्यक्ति अगर कह रहा है कि भाई संविधान बदलना है इसलिए हमें सीटें दीजिए, ये तो बहुत खतरनाक बात है। अगर देश का संविधान ही बदल गया तो किसान के अधिकार मार लिए जाएंगे, नौजवानों के अधिकार मार लिए जाएंगे, दलितों पिछड़ों के अधिकार मार लिए जाएंगे, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, चुनाव को खत्म कर दिया जाएगा। फिर तो जो रूस में और किम जोंग का शासन जो नॉर्थ कोरिया में चल रहा है वैसा हो जाएगा हिंदुस्तान में। हमारे पास क्या है? एक वोट का ही तो अधिकार है। 5 साल बाद जब नेता हमारे पास आता है, पार्टियां आती है, तो हम कहते हैं भाई महंगाई दूर करो, किसानों के एमएसपी के मामले में फैसला करो, बेरोजगार जो नौजवान है उसको नौकरियां दो। जब आप चुनाव ही खत्म कर देंगे, संविधान ही बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, लोगों के अधिकार को खत्म कर देंगे, फिर तो आपकी मनमानी चलेगी देश में। तो आपको ये लगता है कि अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ 2024 में तो क्या अगला चुनाव नहीं होगा? क्या लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? बोल रहे हैं वो लोग, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। बताइए, आप 2047 तक की स्कीम बनाए हुए हैं, यहाँ अभी अमलों की हालत खराब है, किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। अग्निवीर योजना लाके आपने हमारे नौजवानों के पीठ में छुरा मारा। आपको पता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवान सुबह 4 बजे उठ के बेचारे दौड़ते हैं, सेना के लिए अपने शरीर को तैयार करते हैं, भारत माता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत सारे गांवों में आप जाएंगी, शहीदों के गेट बने हुए हैं, उनके बेटों ने कुर्बानी दी है इस भारत माता के लिए। आपने क्या किया? 4 साल की नौकरी। मजाक कर रहे हैं आप भारत माता की सुरक्षा के साथ? आप बताइए, 4 साल की नौकरी आप देके एक आदमी को 17 साल में आप सेना का जवान बनाएंगे, 21 साल में उसको रिटायर करके घर भेज देंगे। ये क्या है?
आपकी जो बातें थी, आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हम देंगे, क्या हुआ उसका? 20 करोड़ नौकरी मिल गई देश के नौजवानों को। आपने कहा था हम महंगाई कम करेंगे, आपने कहा था हम किसानों को एमएसपी पे 50% मुनाफा देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे, पता नहीं क्या क्या बातें आपने कही। और आपके उन्हीं बातों के धोखा और कहते हैं साहब हिंदुओं का हम भला कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, इस देश में सबसे बड़ी आबादी किसकी है? हिंदुओं की। बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का। महंगाई बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का। अशिक्षा बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का। स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? भाई सबसे बड़ी आबादी तो हिंदुओं की है ना। तो जब आप समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हो तो सबसे ज्यादा उन समस्याओं की मार भी तो हम ही झेल रहे हैं। तो ये किस प्रकार की आपकी राजनीति है, मुझे समझ में नहीं आता। आप उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। साझा कॉन्फ्रेंस भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव के साथ, आज आप यहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा भी आप सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसका कोई खास मकसद? और इसके अलावा मैं पीलीभीत से लेकर मुरादाबाद, नगीना, इन तमाम जगहों पर मैं गई हूं, लोगों से बात की है, सभाएं भी कवर की हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पर आम आदमी पार्टी के वहां पोस्टर्स देखे, अरविंद केजरीवाल के होर्डिंग पोस्टर्स देखे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मेरी वहां पर मुलाकात हुई है। तो क्या ये किसी और चीज के लिए तैयारी है? नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं इस समय कि भाई जब वो खुलेआम आपके सामने कह रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है, तो याद रखिए, सावधान हो जाइए। चुनाव खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, किसान के, नौजवान के अधिकार खत्म होंगे। तो अगर हम लोगों को लगता है ऐसी स्थिति में कि हमको इस देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इस समय अपना मत देना है, तो उसके लिए सब लोग तैयार हो जाइए। और दूसरी बात क्या है कि आप देखिए कैसे ये लोग काम करते हैं। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री झारखंड का, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, 2 बार के मुख्यमंत्री। एक निर्वाचित जनता के प्रचंड बहुमत से निर्वाचित मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, 3 बार के मुख्यमंत्री, पकड़ के जेल में डाल दिया। आप मुझे बताइए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना गुनाह है क्या? आप जाके दिल्ली के स्कूल देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, बस की यात्रा महिलाओं के लिए फ्री। तो ये गुनाह है केजरीवाल साहब का, आपने उठा के जेल में डाल दिया। और मैं बहुत आभारी हूं कि नरेश टिकैत जी ने साफ शब्दों में कहा कि भाई ये गिरफ्तारी गलत है और ऐसे नहीं करना चाहिए सरकार को। तो ये भी देख रही हैं आप कैसे तानाशाही मची हुई है। अभी मैं यहाँ पर मुजफ्फरनगर में जब लोगों से बात कर रही थी, उसके अलावा आपने देखा भी होगा ननौता से लेकर तमाम जगहों पर महापंचायतें हुई हैं, जहां पर ठाकुर समाज जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर नाराज है। जाटों का भी एक वर्ग नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कहीं ना कहीं आरएलडी ने उनके साथ धोखा किया है। वो कुछ और सोचे बैठे थे और अचानक से वो दूसरी तरफ चले गए। गुर्जर भी नाराज नजर आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है क्या किसी और तरीके से ये माहौल बदल रहा है? क्या इसका फायदा आपको मिल जाएगा? कि मैंने उस दिन अखिलेश यादव जी से जब मुलाकात की तो इन सारे बिंदुओं पे बातचीत हुई। समाज का कौन सा वर्ग खुशी है, ये आप बताइए ना। हर तबका नाराज है। जाट समाज बड़े पैमाने पे किसानी खेती में लोग हैं, बड़े बड़े किसान हैं। आपने उनकी बात नहीं सुनी, आपने उनको अपमानित किया। आपने चाइना बॉर्डर की तरह वहां पे कीलें सड़क पे गड़वा दी, पानी की बौछारें की। 750 किसान शहीद हुए, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा मिलाकर, राजस्थान मिलाकर। तो आप हम लोगों से दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, हम दिल्ली नहीं जा सकते। आप हमें मरवाएंगे, पिटवाएंगे तो ठीक है। अगर आप हमें दिल्ली नहीं जाने देना चाहते तो आप गुजरात जाइए, आराम कीजिए। आपको क्या जरूरत है फिर? भाई अगर आप हम लोगों को दिल्ली जाने से रोक रहे हैं तो ये लोग, इन लोगों के पास तो सबसे बड़ी ताकत है, तो मालिक है इस देश के। ये आपको दिल्ली जाने से रोक देंगे। अगर आप किसान भाइयों को, नौजवानों को अपनी मांगों के लिए, अपनी जायज मांगों के लिए दिल्ली जाने से रोक रहे हैं तो ये आपको दिल्ली जाने से रोक देंगे। इनके पास ही असली ताकत है, इसी उंगली के इशारे से। यूपी में 80 में से 80 और केंद्र में 400 पार की जो बात आपने की छत्री समाज की, कितनी गंदी और भद्दी टिप्पणी की है केंद्रीय मंत्री रूपाला जी ने। आप बहू बेटियों के ऊपर टिप्पणी करेंगे क्या? इसलिए भी क्या आप एक्टिव नजर आ रहे हैं? नहीं, आप जानती हैं मैं जातिवादी राजनीति नहीं करता बिल्कुल।
लेकिन अगर आप हमारे समाज के बहु बेटियों के ऊपर सवाल उठाएंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सूद समेत उसका जवाब दिया जाएगा। ये कोई तरीका है? आप हमसे लड़िए ना, आप परिवार के ऊपर क्यों जा रहे हैं, खानदान के ऊपर क्यों जा रहे हैं, पुरखों पे क्यों टिप्पणियां कर रहे हैं? बहुत ही आप भी उसी समाज से आते हैं, तो क्या एक मैसेजिंग है आपकी? क्योंकि अभी हम देखें जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है अभी 19 तारीख को, वहां पर अच्छी खासी तादाद है और अमूमन ये माना जाता है कि ठाकुर समाज जो है, समाज इस बात से बहुत ज्यादा आक्रोशित है। आपने देखा नहीं कि गुजरात में कम से कम 4 लाख लोगों की, 5 लाख लोगों की रैली हुई है। तो लोग हर जगह आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी, और वो सब अब इस चुनाव में सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। और मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई कितने भी बड़े पद पे हो, किसी समाज के बहु बेटियों पे सवाल उठाना, अगर ये काम आप करेंगे, सूद समेत आपको जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल गलत बात है ये। 80 में से 80 की बात कर रहे हैं और देश में 400 पार की बात कर रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और 80 में से 80 की बात की जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन यहाँ मजबूती से लड़ रहा है। कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर, और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, वो 600 पार भी कह सकते हैं, अखंड भारत से 600 पार सीटें आएंगी, पाकिस्तान से कुछ आ जाएंगी उनकी, कुछ अफगानिस्तान से आ जाएंगी, कुछ बांग्लादेश से आएंगी, कुछ श्रीलंका से आएंगी। नारा लगाने में क्या है? आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रही हैं, किसी नेता को जो चुनाव जीत रहा होता है देखते हैं झगड़ा करते हुए देखती हैं आप कभी? गांव की प्रधानी में झगड़ा नहीं करते। जो प्रधान जीत रहा होता है वो बगल के जो उससे झगड़ा करने आता है उससे हाथ जोड़ के निकल जाता है कि वो चुनाव जीत रहा है, उसको क्यों, क्या जरूरत है झगड़ा करने की? गलत तो नहीं कह रहा हूं, आप पता कर लीजिए झगड़ा कौन करता है, ये सब हथकंडे कौन अपनाता है? जो चुनाव हार रहा होता है। ये नारों के चक्कर मत पड़िए, 13 नारे झूठे साबित हुए। बंगाल में कहा 200 पार, आई 77। दिल्ली में कहा 45 पार, आई 8। हरियाणा में कहा 75 पार, आई 40। महाराष्ट्र में कहा 150 पार, आई 110। मिजोरम में बोले 21 पार, 1 सीट आई उनकी। लेकिन आप मुझे बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड, अभी कर्नाटक में बोले 130 पार, 60 या 65 सीटें। कितनी आई भाई? दिलीप भाई अब प्रभारी तो 60-65 सीटें वहां से। तो ये ऐसे नारों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। क्या आपको लग रहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दे, भ्रष्टाचार, ये तमाम क्या मुद्दे जमीन पर ये मुद्दे बन पा रहे हैं? क्या जनता इसको सोचकर भी वोट कर रही है? बहुत अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लोगों को भरोसा दिलाया था कि हम काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 3,08,000 करोड़ रुपए के ठेके अलग अलग कंपनियों को कब मिले? आज उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया, कल ठेका मिला, आज चंदा दिया, कल ठेका मिला, आज चंदा दिया, 10 दिन बाद ठेका मिला। यही तो हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो आप देखिए ना, दिल्ली के शराब घोटाले में आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। शरद रेड्डी नाम का व्यक्ति, जिसको किंग पिन कहा, मुख्य घोटालेबाज, किसने कहा? ईडी ने कहा। 10 नवंबर को गिरफ्तार हो रहा है, 15 नवंबर को 5 करोड़ दे रहा है बीजेपी को, और कुल मिला के 55 करोड़ रुपए दे रहा है वो। गिरफ्तारी के बाद उसके खाते नहीं सीज किए ईडी ने। ये तो बिल्कुल खुलेआम मनी ट्रेल मिल रहा है इसमें। क्यों नहीं ईडी सीबीआई कार्रवाई करती उसके खिलाफ? क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं से पूछताछ करती? इलेक्टोरल बॉन्ड भारत की आजादी के बाद का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और आप देखिए प्रधानमंत्री जी की वॉशिंग मशीन कितनी कारगर है कि पूरे देश से चुन चुन के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। कहते हैं अब तो ये साफ हो गया। छगन भुजबल, अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, नारायण राणे, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, जनार्दन रेड्डी, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, तपस राय, हेमंत विश्व शर्मा, येदुरप्पा, कितने नाम लूं बताइए आप? अच्छे से याद कर लिए आपने सारे नाम। मुझे ये बताइए कि दिल्ली में आप जाहिर सी बात है लड़ने जा रहे हैं, 25 तारीख को वहां पर वोटिंग है। क्या आप सहानुभूति के वोट के सहारे हैं कि केजरीवाल को जेल में डाल दिया, आपके बड़े बड़े नेताओं को? अगर आप बाहर होते तो लोग आपका काम देखते और उस पर आपको वोट करते। बिल्कुल हम अपील कर रहे हैं लोगों से
कि भाई केजरीवाल साहब ने आपके बेटे की तरह, आपके भाई की तरह, आपके बच्चे की तरह आपकी सेवा की है, अब उनको जेल में डाल दिया है। उन्होंने अपना काम पूरा किया, आप अपना काम पूरा कीजिए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। जेल का जवाब वोट से दीजिए, ये हमारी अपील है और ये नारे लेके हम जा रहे हैं। और यहाँ पर आरोप भी लग रहा है कि आप सहानुभूति बटोर रहे हैं, भ्रष्टाचार में एक तो कैद हैं और उसके बाद ये सब कर रहे हैं। मोदी जी को तुरंत हमारी सहानुभूति लेने का मौका खत्म करना चाहिए और कल ही केजरीवाल को छोड़ना चाहिए। अगर आप ये कह रही हैं तो मैं कह रहा हूं ना, हमको सहानुभूति लेने का मौका क्यों दे रहे हैं? कल केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए आप। आखिरी सवाल, 21 तारीख को झारखंड में बड़ी रैली होने जा रही है, क्या आप उसमें जा रहे हैं और उसका मकसद? मैं भी उसमें जा रहा हूं। सुनीता केजरीवाल जी, जो केजरीवाल जी की पत्नी है, वो भी जा रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी जा रहे हैं। उसका मकसद क्या, उसी तरह से जो हमने रामलीला मैदान में आपकी रैली देखी थी? देखिए, झारखंड में भी जिस नेता को आपने गिरफ्तार किया, केस आपको मालूम है 1997 का, तब पता नहीं वो कितनी उम्र रही होगी हेमंत सोरेन की, और उस समय का केस लेके उनको उठा के जेल में डाल दिया। एक किसान के खाते में 400 रुपए था तमिलनाडु में, उस पे ईडी के छापे पड़ गए। किसान के खाते में पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, 400 रुपए उसके खाते में ईडी का छापा। मजाक बना रहे हैं आप इस एजेंसी का, आपने मजाक बना दिया इस एजेंसी का। देश की प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, 400 रुपए किसान के खाते में उसके यहां ईडी का छापा हो रहा है। शर्म नहीं आती? इसलिए कि बीजेपी के नेता ने उसकी शिकायत कर दी। ऐसे काम मत कीजिए, ऐसे तानाशाहों को जनता ने बार बार हटाया है, ये ठीक बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अभी आप देख रहे थे सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे थे। सिसौली गांव जो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का गांव है, पैतृक गांव है, और वहीं पर आज नरेश टिकैत से मिलने पहुंचे थे संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद, और काफ़ी मुखर हैं जब से वो जेल से छूटे हैं और बेल पर भी हैं, लेकिन उन्होंने नाको दम कर रखा है सत्तारूढ़ दल को, और आम आदमी पार्टी के लिए इकलौता वो बहुत ही मुखर होकर अपनी बातें रख रहे हैं। हमारे सहयोगी बुशरा खानम लगातार आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से आप तक लाइव खबरें और लोगों से बातचीत, इस चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, ये सब पहुंचा रही हैं। तो वो अभी सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई थी और संजय सिंह से इंटरव्यू कर रही थी, उनके विचार आप तक हम पहुंचा रहे थे। तो दोस्तों, न्यूज पॉइंट में बहुत सारे आयाम, बहुत सारी चीजें, आप देखिए कहां से शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एएनआई को इंटरव्यू देते हैं, उस इंटरव्यू से शुरुआत होती है। उसके बाद बीजेपी के कई नेता संविधान बदलने के दावे करते हैं और उसके लिए 400 सीटों की बात करते हैं। यहां तक हम पहुंचते हैं और उधर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की बाइट। राहुल गांधी अभी से थोड़ी देर पहले केरल में एक जनसभा कर रहे थे, उस जनसभा में भी आपको हम लेके गए थे। और आज एक बात जरूर छूट गई है आप लोगों तक पहुंचाना कि आज प्रियंका गांधी की भी रोड शो था और खासकर अलवर में वो थी और राजस्थान में आज थी, 2 जगहों पे थी प्रियंका गांधी। उनका भी एक शानदार उनकी सभा हुई है, शानदार रोड शो उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और तमिलनाडु में थे, उनकी बातें भी हमने आप तक पहुंचाई। तो अलग अलग तस्वीरें, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, अरुण गोविल पर जो उनकी टिप्पणी थी वो भी हमने दिखाया, और हमने ये भी बताया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्णिया में जाने वाले हैं, भाषण देंगे, वहां पे चुनावी सभा करेंगे और वहां पर जो कुछ बोलेंगे उससे पहले तेजस्वी यादव ने उनके ऊपर एक सवाल दाग दिया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे। तो बहुत कुछ, और इन सब के बीच अभी जैसे आप सुन रहे थे कि राजपूत समुदाय या ठाकुर समुदाय या कहें तो क्षत्रिय समाज जो है वो, और ऐसे कई दूसरे समाज क्यों आखिर नाराज है बीजेपी से, इसकी भी बात हम कर रहे थे। बहुत कुछ, और इन सब के बीच 19 तारीख को चुनाव है। और उससे पहले एक बात और कह दूं
आपने देख ही लिया, दिन में हमने स्पेशल आपके लिए स्पेशल कवरेज किया था कि अरविंद केजरीवाल की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में थी और उस पर जो कुछ हुआ उसकी हम रिपोर्ट आप तक पहुंचा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की सुनवाई अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो याचिका लगी हुई है उसकी सुनवाई अब 29 तारीख को होगी, 29 को होगी। और इस बीच अरविंद केजरीवाल 23 तारीख तक जुडिशियल कस्टडी में यानी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ फिर से भेज दिए गए हैं। और आज अरविंद केजरीवाल से मिलने आए थे पंजाब के मुख्यमंत्री, उनसे मिलके गए हैं। ये सब कुछ अलग अलग चीजें, अलग अलग घटनाक्रम, इन सब के बीच कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।